अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, हम लोग ने कल की क्लास में IE16 की कुछ बातें की थी, उनको क्विकली हम रिकैप करते हैं और फिर आगे की जानिब मूव करेंगे। हमने IE16 की पहली क्लास के अंदर क्विकली रिकैप करा रहा हूँ क्या किया था काम, क्योंकि अभी इस हफ्ते के अंदर कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग का काम मिस हो गया। तो चूँकि कल ही क्लास हुई थी, एक आध दिन का गैप होता तो उनको कहा यह जाता कि यूट्यूब पे लेक्चर देख लें और फिर हमारे साथ आप ज्वाइन कर लें। लेकिन अभी क्या है, स्टार्टिंग में एक आध दफ़ा रिवाइज कर लेंगे हम लोग पिछला काम जो किया हुआ है। हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव के हवाले से, क्या ये 16 वजूद में क्यों आया। जवाब क्या दिया इसने, तुम्हें PPE की अकाउंटिंग सिखाने के लिए। तुम्हें बताया जाएगा जितनी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो भी IE16 यानी कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, ये इसको गवर्न करता है। स्कोप, जितनी भी PPE ट्रांजेक्शन्स हैं ये उस पर अप्लाई होगा, राइट। तीसरी बात क्या थी हमारी, बोलें, डेफिनेशन PPE की। हमने क्या बात की थी, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ये वो एसेट्स हैं जो मूवेबल भी हो सकते हैं और इमूवेबल, जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा की होगी। ये तो एक सबसे अहम शर्त है। अब जो बात करने जा रहा हूँ 3 बातें होंगी, उसमें से अगर एक बात भी पूरी हो जाती है तो PPE की डेफिनेशन मीट हो गई। पहली बात क्या है कि लाइफ होगी 1 साल से ज़्यादा की, और दूसरी बात क्या है, या तो इसको यूज़ किया जा रहा होगा, बोलिए किसमें, प्रोडक्शन पर्पस के लिए, या तो सर्विसेज की फरहमी के लिए, एक बात, या तो यूज़ किया जा रहा होगा एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, और तीसरी बात क्या है, या तो इसको हम लोग रेंट आउट कर रहे होंगे। IE16 में रेंटल की जो बात की गई है उसका ताल्लुक प्रॉपर्टी से नहीं है, उसका ताल्लुक किससे है, प्लांट एंड इक्विपमेंट से। क्योंकि प्रॉपर्टी रेंटल के लिए एक अलग से स्टैंडर्ड है जिसका नाम है IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और ये स्टैंडर्ड जो है वो प्रॉपर्टी की रेंटल को डील करता है। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, और इसकी एग्जांपल्स में अगर हम कुछ बात कर लें, एग्जांपल्स में क्या आ सकता है, जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग हो गया, ऑफिस बिल्डिंग के अंदर हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट आ जाएगा और एडमिन डिपार्टमेंट आ जाएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट आ जाएगा। ये किसकी बात हो रही है, ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की। सर 2-4 एग्जाम्पल्स तो दीजिए। मैंने कहा कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की एग्जाम्पल्स में हम बोलते हैं ऑफिस बिल्डिंग। अब सर ऑफिस बिल्डिंग के अंदर हम जाते हैं, हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट भी नज़र आ सकता है, हमें एडमिन डिपार्टमेंट भी नज़र आ सकता है, हमें मार्केटिंग भी नज़र आ सकता है, हमें प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी नज़र आ सकता है। तो ये तो हो गई ऑफिस रिलेटेड बात। इसी तरह से सर हम बात कर सकते हैं जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है, ये भी किसका पार्ट बनेगा, बोलिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट बनेगा। इसी तरह से अगर हम बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी, ये भी किसका पार्ट बनेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट बनेगा। सर ये जो व्हीकल्स हैं ये भी क्या है, बोलिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही फॉल करती हैं। तो क्या बात हुई अभी तक, 3 बातें। ऑब्जेक्टिव, ये स्टैंडर्ड क्यों वजूद में आया, हमने पूछा तुम क्यों एग्जिस्ट करते हो, उसने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ दुनिया में ताकि मैं तुम्हें PP की अकाउंटिंग सिखा सकूँ। हमने उससे पूछा कि यार ये PP की डेफिनेशन आप बताएंगे, उसने बोला यस मैं ही बताऊंगा। PP को कब रिकग्नाइज करना है, कितने पे करना है, कब उसको डिस्पोज करना है, उसकी जितनी भी 1 to all अकाउंटिंग है उसके लिए हमें कहीं और नहीं जाना। सिर्फ किसकी बात हो रही है, PPE की बात हो रही है। जो भी अकाउंटिंग रिलेटेड इश्यूज होंगे उसके लिए कौन से स्टैंडर्ड है, बोलिए IE16। हमने पूछा एसेट्स तो बेतहाशा होते हैं, आपकी हद क्या है, उसने बोला मेरी हद है, हद मेरी ये है कि जितनी भी PPE रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं मैं सिर्फ उसके लिए आया हूँ, बाकी जो दूसरे एसेट्स हैं उससे मेरा ताल्लुक नहीं है। फिर हमने बात की कि सर PPE की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। हमने कहा कि PPE जो एसेट है वो एक टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म होती है, या तो मूव किया जा सकता होगा या तो नहीं किया जा सकता होगा, और तो और ये वो एसेट्स हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा की होगी, और इनको या तो यूज़ किया जा रहा होगा प्रोडक्शन पर्पस के लिए, या तो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो सर सर्विसेज की सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा। अगर हम केनेस की बात करते हैं तो सर केनेस की जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं की जा रही होती। सर ये जो भी जगह है हम लोग सर्विसेज पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, और तो और सर इसका इस्तेमाल जो है अगर चलो प्रोडक्शन में हो रहा होता तो हम कहते हैं कि हाँ सर ये जगह जो है वो प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल की जा रही है, ये सर्विसेज की सप्लाई के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है, यहाँ पे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑपरेट कर रहा है, तो सर ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो इस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। और तो और अगर हमने इसका कुछ पोर्शन, ठीक सुनिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, अगर हमने इसका कुछ पोर्शन रेंट आउट किया हुआ होता तो आप मुझे बताइए
इसका अगर कुछ पोर्शन हमने रेंट आउट किया हुआ होता है, यानी कि प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अगर हम रेंट आउट कर रहे हैं, तो उसकी अकाउंटिंग किसके मुताबिक होती है? IAS 40 के मुताबिक। अभी हमने बात किया कि ये कुछ पोर्शन हो सकता है कि सर ज़्यादा पोर्शन, तो ज़्यादा पोर्शन हो या कुछ पोर्शन हो, तो इस हवाले से हमारे जहनों में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट होगा कि सर 16 लगना चाहिए, 40 लगना चाहिए। वो जब हम IAS 40 देखेंगे तो आपको वहाँ पे रच के समझ आएगा कि अगर सर थोड़ा पोर्शन होगा तो उसकी अकाउंटिंग किसके मुताबिक होनी है, और अगर ज़्यादा पोर्शन होगा तो उसकी अकाउंटिंग किसके मुताबिक होनी है। यानी कि आपको बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का सिनेरियो यहाँ पे 16 जब कर लेंगे तो उसके बाद जब 40 करेंगे तो आपकी आंखें और फटी की फटी रह जाएंगी, अच्छा ये भी था, विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी फिलहाल हम क्या बोल रहे हैं, आसान बात रखने के लिए, कि प्रॉपर्टी के रेंटल को कौन डील करेगा? सिंपल सी बात अभी करें, फिलहाल कौन डील करेगा? IAS 40। और जो प्लांट एंड इक्विपमेंट के रेंटल है उसको कौन डील करेगा? IAS 16। फिलहाल इतनी बात रख लें, लेकिन जिस तरह से हम लोग IAS 16 से मूव करके IAS 40 पे जाएंगे तो फिर हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी कि सर हमारी एक प्रॉपर्टी है, 3 फ्लोर है, एक फ्लोर जो है वो हमारे एडमिन डिपार्टमेंट के पास है, एक फ्लोर जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है, और एक फ्लोर जो है ना वो हमने किराए पे दे दी है। अब बताइए हम करें तो क्या करें? बिल्डिंग है, 3 फ्लोर्स हैं, 3 फ्लोर में से 2 जो हैं वो हमारे बिजनेस की यूज़ में है, और एक फ्लोर जो है वो हमने रेंट आउट किया हुआ है। तो सर जो रेंट आउट किया हुआ है उसकी अकाउंटिंग कैसे होनी है, और जो खुद यूज़ में है उसकी अकाउंटिंग कैसे होनी है, ये सारे के सारे मामला इंशाल्लाह बिल्कुल बारीकी से हम लोगों ने IAS 16 के बाद जब हम आगे जाएंगे IAS 40 पे जाएंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे हमें और चीज़ें बड़ी शानदार अंदाज में, बड़े सॉलिड मज़ेदार तरीके से क्लियर होंगी इंशाल्लाह। अच्छा ठीक, तो ये डेफिनेशन को हमने थोड़ा बहुत देख लिया था, इस एग्जाम्पल की हमने चंद बातें कर ली। फिर हमने बात क्या की इसमें, नंबर 4 में क्या देखा था बेटा? रिकग्निशन। रिकग्निशन पे हमने बड़ी कल जान मारी थी, और ये जान मारना हमारे लिए ज़रूरत है, क्योंकि सर एसेट को रिकग्नाइज करने के लिए उसकी कोई डेफिनेशन तो होगी, वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले कुछ शराइत होती है कि भाई इसको मैं एसेट बोलने के काबिल हूँ भी या नहीं हूँ। ये बड़ी अहम शर्त है। सर हम 10 एसेट्स पढ़ेंगे, हर एसेट की अपनी एक डेफिनेशन होगी, राइट? लेकिन उस डेफिनेशन पे तो हम बाद में जाएंगे। पहले क्राइटेरिया होता है कि भाई तू उसको एसेट के तौर पे तस्लीम कर भी सकते हो या नहीं कर सकते, फिर उस एसेट की डेफिनेशन में हम बाद में जाके बात करेंगे। तो रिकग्निशन क्राइटेरिया के अंदर 2 बातें हैं। सर वो कौन सा दिन होगा जब मैं अपनी किताब में उसको एसेट के तौर पे डेबिट कर सकता हूँ, वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सा लम्हा होगा जब मैं अपने पास उस एसेट को डेबिट कर सकता हूँ। आवाज आई, जब उस एसेट से रिलेटेड रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए, मतलब जब उस एसेट का कंट्रोल तुम्हें दे दिया जाए। इसका मतलब अब जो भी रिवॉर्ड है वो तुम्हारे होंगे, जो भी रिस्क होगा वो तुम्हारा होगा, जो फायदे तुम्हारे, जो नुकसान अगर हुआ वो किसका? तुम्हारा। इसका मतलब जब एसेट का कंट्रोल तुम्हारे पास आ जाएगा और जब इस एसेट से रिस्क एंड रिवॉर्ड एंजॉय करने की पोजीशन तुम्हें मिल जाएगी, तो ये कहा जा सकता है कि भाई अब तो तुम्हारे वारे के न्यारे हो जाएंगे। समझ आ रही बात? इसका मतलब अब ये एसेट तुम्हें फ्यूचर में क्या कमा के देगा? बोलिए, इकोनॉमिक बेनिफिट कमा के देगा। ये तो हमने कैसी जनरल बात की, लेकिन इसकी जो 2 कंडीशंस हैं उसमें क्या बात की थी हमने? एक कंडीशन क्या थी, याद आ रही है बात? कि सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होने चाहिए? बोलिए, प्रोबेबल। और प्रोबेबल की हमने बात क्या की थी कि इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा होने चाहिए कि तुम्हें ये एसेट फायदे कमा के देगा। तो हमने यहाँ पे बात की थी सर, एक टर्म हमारे पास आती है सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है 100%। एक उससे थोड़ा सा कम दर्जे में आता है अल्फाज, उसको बोलते हैं वर्चुअली सर्टेन। वर्चुअली सर्टेन का मतलब क्या होता है? 90% प्लस। फिर तीसरे दर्जे पे हम जाते हैं तो वहां पे वर्ड आता है कौन सा? प्रोबेबल। ये वाली बात समझ आई? और प्रोबेबल का मतलब क्या है? 50% से ज्यादा। यानी कि जो अंग्रेजी के अल्फाज हैं इसकी न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन जो अकाउंटिंग में की जाती है, वर्चुअली सर्टेन 90% प्लस, सर्टेन मतलब 100%। प्रोबेबल को हम लोग न्यूमेरिकली कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? क्योंकि अगर कोई चीज लफ्जों में दिख रही है तो उसको न्यूमेरिकली हमने किस तरह से ट्रांसलेट करना होगा अकाउंटिंग में। तो प्रोबेबल का मतलब हमने क्या लिया? बोलिए, मोर देन 50%। और प्रोबेबल से फिर थोड़े से कम दर्जे पे जाते हैं तो कौन सा आता है? पॉसिबल आता है। पॉसिबल का मतलब क्या होता है? 5% से ज्यादा, लेकिन 50% से कम। और फिर आखिरी दर्जे की अगर हम बात करते हैं तो अल्फाज आता है कौन सा? बोलिए, रिमोट। रिमोट का मतलब हम लोग क्या देते हैं? यानी कि यार बारिश होने के चांसेस जैसे भी हम बात करते हैं बहुत ही रिमोट हैं, ना होने के बराबर उसके चांसेस हैं तो सही, लेकिन सर ना होने के बराबर। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? सर बारिश कंफर्म होगी, सर्टेनिटी की बात हो रही है। सर
बारिश होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, ठीक, हम लोग बोलते हैं प्रोबेबल। सर बारिश जो है ना देखें इंशाल्लाह होगी, और बड़ी कराची वेदर वालों की अक्सर अल्लाह ताला इज्जत रख लेते हैं। इस दफ़ा जो है मामला उनके मुताबिक मेरे ख्याल से जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था उसी के मुताबिक हुए हैं। लेकिन आए रोज़ हर बंदा अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए कि बारिश हो रही है, हमारे पास हालांकि और एक्टिविटी है ही नहीं, हम लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि बारिश होगी, पानी आएगा, ज़्यादा पानी आएगा, कम पानी आएगा। एनीवेज, सर्टेन, प्रोबेबल, तीसरा सर्टेन, सर्टेन से नीचे, फिर प्रोबेबल, फिर पॉसिबल, और फिर रिमोट। रिमोट मतलब ना होने के बराबर। इसको भी न्यूमेरिकली अगर हम बोलते हैं तो 0% नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 0 से 5% के दरमियान। तो हमें क्या बोला गया है कि एसिड को हम अपनी किताबों में रिकॉर्ड करने से पहले ये तो देख लो कि क्या वो एसिड तुम्हें आगे आने वाले वक्तों में बेनिफिट देगा। हमने बोला हाँ सर देगा। उसने बोल दिया कि अगर उसके चांसेस हाई हैं, मतलब उसने बोल दिया प्रोबेबल, मतलब मोर देन 50% है, तो तुम अगले स्टेप में जा सकते हो। एक बात तो इसने क्या बोली, ये क्या लिखा हमने, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होने चाहिए, प्रोबेबल, यानी कि उस एसिड से आगे आने वाले वक्तों में बेनिफिट्स के इम्कानात क्या होने चाहिए, बहुत ज़्यादा होने चाहिए। फिर दूसरी उसने क्या बात बोली कि भाई उसकी कोई कॉस्ट होगी, और उस कॉस्ट को तुम लोग क्या कर सकते हो, रिलायबली एस्टिमेट या मेजर कर सकते हो। यानी कि उसकी अगर तुम कॉस्ट को ऑथेंटिक वर्कआउट कर सकते हो, यानी कि उसकी कोई कॉस्ट वाजे है, क्लियर है, वेरीफाई करवाया जा सकता है, यानी कि मैं यहाँ से उस एसेट को बाहर लेके जाता हूँ और मुझे पता है कि भाई इस एसेट की मार्केट वैल्यू ये है, यानी कि इस चीज़ में मुझे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। रादर देन मैं इनसे पूछूँ यार आप देखो इस एसेट को क्या ख्याल है कि कितने का होगा, ख्यालात पे मबनी नहीं है, कोई तुक्का नहीं लगाना है, कोई गेसेस नहीं है। यहाँ पे उसकी कॉस्ट को हम आसानी से मालूम कर सकते हो, वेरीफाई करा सकते हो, या कोई उसकी वैल्यू हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। अगर सर हमारे पास इस चीज़ के इम्कानात हैं कि हम ये कर सकते हैं, तो फिर उसने बोला ठीक है मैं तुम्हें यहाँ से पास दे रहा हूँ, अब तुम आगे जाओ, और आगे जब जाओगे तो कौन से एसिड की बात हो रही है वो बात की बात है, पहले इसका मीट होना ज़रूरी है। जब ये मीट हो जाएगा तो फिर इस एसिड की डेफिनेशन की बात की जाएगी, यानी कि इस एसिड की डेफिनेशन की बात से पहले हमें कहाँ पे स्टॉप लेना है, बोलिए, रिकग्निशन। तो आज के बाद से ज़िंदगी में जितनी भी आप एसिड्स की बात करेंगे तो उस एसेट की अपनी डेफिनेशन होगी। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी एसेट है, राइट। व्हाट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सर ये भी क्या है, बोलिए, एसेट है। अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ जो आपको समझ आ जाए। ऑल्दो अभी आप दर्जनों एसेट्स देखेंगे, लेकिन जितनी भी एसेट्स की बात होगी वो तो बात की बात है। पहले ये तो देख लो भाई, ये जो बेसिक शराइत हैं जो कि सब एसेट्स पे तकरीबन एप्लीकेबल हैं, वो क्या है, रिकग्निशन क्राइटेरिया। तो रिकग्निशन क्राइटेरिया के अंदर कितनी बातें आई, 2। क्या, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि आगे आने वाले वक्तों में उस एसेट से फायदे हासिल करने के इम्कानात क्या होने चाहिए, प्रोबेबल। प्रोबेबल को हम न्यूमेरिकली किस तरह से बोल रहे हैं, मोर देन 50%। और इसके साथ साथ हमने प्रोबेबल की बात कर ली, पॉसिबल, रिमोट और वर्चुअली सर्टेन। सर्टेन की बात होगी, हमारी नॉलेज में कुछ इजाफा हो गया कि सर्टेन, वर्चुअली सर्टेन, प्रोबेबल, पॉसिबल और रिमोट का मतलब क्या होता है। और कॉस्ट के बारे में उसने क्या बोला कि जाहिर सी बात है उसकी भी कॉस्ट होनी चाहिए, और उस कॉस्ट को तुम ऑथेंटिकली क्या वर्कआउट कर सकते हो। हमने बोला हाँ मालूम कर सकते हैं, आसानी से हो सकती है सर, क्लियर है, बड़ी वाजे है, नोन है, हम आराम से जाके इसकी मार्केट में वैल्यू पता कर सकते हो। उसने बोला ठीक है, अगर ये चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं तो अब तुम अगले स्टेप में जा सकते हो। और अगला स्टेप क्या होगा कि जिस एसेट को तुम रिकॉर्ड करना चाहते हो उसकी डेफिनेशन का मीट होना, ये भी ज़रूरी है। सर ये तो हो गया, लेकिन सर वो पीपी की जो हम बात कर रहे हैं ना, उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा की नहीं है, ना हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन में, ना हम यूज़ कर रहे हैं सर्विसेज सप्लाई के लिए, ना सर हम लोग उसको क्या कर रहे हैं एडमिन पर्पस के लिए। तो भाई क्या घंटा उसको बोल सकते हैं हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नहीं बोल सकते। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलने के लिए हमने उसकी डेफिनेशन को भी मीट करना ज़रूरी है। अदरवाइज ये हो गया, ये नहीं हो रहा, तो सर हम लोग पीपी को अपने पास डेबिट करने का राइट रखते ही नहीं। ये बातें शुरू में इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने आज जो बात कर ली, कल हमारी ये सारी बातें नहीं होनी। इट विल बी ऑब्वियस कि यार तुम्हें पता नहीं है कि यार पीपी की डेफिनेशन क्या होती है, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि यार उसको रिकग्नाइज करने की कंडीशंस क्या होती हैं। तो ये आज बात होगी, कल ये हमारे सामने बात नहीं आएंगी। इट विल बी ऑब्वियस कि तो तुम्हें पता ही होगा। अच्छा जी, रिकग्निशन के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ गए थे, आगे बढ़े थे, नहीं बढ़े थे नहीं। फिर हमारे पास जो 5वां एरिया आ रहा है वो आ रहा है किसका, यहाँ से हमारी क्लास का आगाज होता है, सेकंड क्लास का। इनिशियल मेजरमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन, यानी कि रिकग्नाइज करने के बाद हम लोग उस एसिड को कितने पे अपने पास दर्ज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि कितनी वैल्यू पे उसको हमने रिकॉर्ड करना। तो उसने ये कहा
कि एसेट को जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा उसकी कॉस्ट पे, और उस एसेट की कॉस्ट के अंदर हमारे पास 3 तरह की कॉस्ट आएंगी। एक कॉस्ट को उसने कहा परचेज प्राइस का नाम दिया, एक कॉस्ट को उसका नाम दिया क्या, परचेज प्राइस का। दूसरी कॉस्ट को उसने नाम दिया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और तीसरी कॉस्ट को उसने नाम दिया डिसमैंटलिंग कॉस्ट। अब सर परचेज प्राइस के अंदर क्या क्या आएगा, डिसमैंटलिंग के अंदर क्या क्या आएगा, और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा, इन तीनों का निचोड़ जो होगा वो हमें बताएगा कि भाई तुमने एसेट को डेबिट इतने अमाउंट से करना है। तो हमने यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि परचेज प्राइस में क्या आएगा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल पता नहीं क्या होती है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल अभी तो हमने सिर्फ देखा है, इसके अंदर जाएंगे। चलिए डिसमैंटलिंग पता नहीं क्या चीज़ होती है, विल सी। परचेज प्राइस जो कि बड़ी आराम से हमें समझ भी आ जाएगी, PRC 4 में भी हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा था और हमने अंडरस्टैंडिंग ली थी। सर परचेज प्राइस में आती है लिस्ट प्राइस, जिसको हम लोग टैग प्राइस भी बोलते हैं या मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस का भी नाम दे रहे होते हैं, लिस्ट प्राइस। अब इसमें क्या ऐड होगा, क्या नहीं होगा या क्या लेस होगा, तो उसने ये कहा जो भी उस एसेट की जो लिस्ट प्राइस है, रिटेल प्राइस है, टैग प्राइस है या मैन्युफैक्चरर ने जो सजेस्ट की है प्राइस, उसको हम लोग लिस्ट प्राइस, रिटेल प्राइस या टैग प्राइस का नाम देते हैं। उसने कहा कि जब तुम एसेट को एक्वायर करते हो तो कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जिसकी सरकार तुम्हें देता है छूट के भाई ये टैक्स तुम दे तो रहे हो लेकिन हम तुम्हें इसको रिफंड कर देंगे, और कुछ टैक्स ऐसे होते हैं कि सरकार कहता है कि भाई इस एसेट को एक्वायर करने पे तुमने टैक्स लाजमी तौर पे देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बात आ रही है टैक्स की, कुछ टैक्स होंगे रिफंडेबल और कुछ टैक्स होंगे नॉन रिफंडेबल। तो जो नॉन रिफंडेबल होंगे यानी कि किसी भी सूरत में अगर कोई टैक्स जो तुम एसेट को एक्वायर करते वक्त दे रहे हो फ्यूचर में तुम एडजस्ट कर लोगे या रिकवर कर लोगे, यानी कि किसी भी सूरत में तुम उस टैक्स के पोर्शन को रिकवर कर लोगे, तुमने एसेट को एक्वायर करते वक्त दिया था, तो हमें ये बोला गया है कि उस टैक्स को तुमने किसी भी सूरत में एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। वो फ्यूचर में सर वो हम लोग सेल करेंगे तो उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, या सर हम फ्यूचर में जो है वो टैक्स जो है वो सरकार हमें रिफंड कर देगा। अगर कोई भी ऐसे इम्कानात हैं कि वो टैक्स जो एसेट को एक्वायर करते वक्त तुम अदा कर रहे हो और फ्यूचर में हो जाके या तो एडजस्ट हो जाएगा या तो रिफंड हो जाएगा, तो हमें मना किया इस तरह के टैक्स को तुमने एसेट की कॉस्ट का पार्ट हरगिज नहीं बनाना। तो सर वो टैक्स जो ना फ्यूचर में जाके एडजस्ट होगा ना रिफंड होगा, तो उसके बारे में हमें बोला गया और आपको भी समझ आ चुकी है बात कि अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ। जो लिस्ट प्राइस है और अगर मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो कि रिफंड या एडजस्ट नहीं होंगे, तो सर उन टैक्सेस को एसेट की कॉस्ट का क्या बनना चाहिए बोलिए। तो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे बोले शाबाश, एसेट की कॉस्ट का पार्ट हम लोग बना देंगे। और वो टैक्स जिसकी बात मैं आपसे कर चुका हूँ कि किसी भी सूरत में फ्यूचर में जाके भाई वो रिफंड हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, तो यार जब हमें पता है कि वो रिफंड रिकवर या एडजस्ट हो जाएगा तो लॉजिकली भी हमने उस एसेट को उस टैक्स को एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम पार्ट बना देंगे ना तो हमारा एसेट जो है वो क्या हो जाएगा, ओवरस्टूड हो जाएगा, और दूसरी जाने वो हमारी टैक्स की रिकवरी हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे चीज़ों को हम मैनिपुलेट करें जिसके लिए हमें परमिशन नहीं है। तीसरी बात मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि एक डिस्काउंट होता है जिसको हमने आज से पहले भी कई दफ़ा सुना, जो कैश डिस्काउंट का नाम सुना, ट्रेड डिस्काउंट का नाम सुना। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही है। तो सर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट यानी कि बल्क में हम कोई चीज़ खरीदते हैं उस पर हमें जो डिस्काउंट मिलता है, यानी कि बल्क में हमने कोई चीज़ खरीदी उस पर जो डिस्काउंट मिला उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। या सर देखें यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करें तो यहाँ पे बल्क में खरीदने का तो कोई हिसाब किताब आपको दिखेगा, हाँ भाई चलो भाई 2, 4, 5, 10, 15, 20 दर्जनों के हिसाब से हम भाई इतना लैंडलॉर्ड हम लोग नहीं है। यानी कि यहाँ पे बल्क की तो बात नहीं आएगी, यानी कि बल्क डिस्काउंट की तो बात नहीं आएगी। लेकिन हाँ ट्रेड डिस्काउंट के अंदर जो डिस्काउंट आते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है बल्क में कोई चीज़ खरीद रहे हो उस पर जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट।
और अगर सर हम लोगों की बार्गेनिंग पावर को जिस तरह की थी कि हमने आराम से सामने वाले बंदे को कन्विंस कर लिया, उसको घेर लिया, तो पैसे हमने कम करवा लिए वगैरह वगैरह, तो सर ये जो डिस्काउंट हमें मिल रहा होगा ना, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, ट्रेड डिस्काउंट में शामिल करते हैं। लेकिन टिपिकली इसका जो नाम होता है वो बार्गेन डिस्काउंट हो। ये वाली बात समझ आई? तो बार्गेन डिस्काउंट हो गया या बल्क परचेज डिस्काउंट हो गया, ये किसकी कैटेगरी के अंदर आ रहा होता है, बोलिए, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट के अंदर हमारा कौन सा आ रहा होगा, बोलिए, बार्गेन डिस्काउंट आ रहा होगा। और दूसरा कौन सा आ रहा होगा, बोलिए, बल्क परचेज। तो ये बात तो खैर आपको समझ आ गई होगी कि बल्क परचेज की यहाँ पे कोई बात नहीं होगी। जब हम माल को खरीद रहे होते हैं, जाहिर सी बात है माल खरीद रहे हैं, और माल खरीद रहे हैं हम लोग बल्क क्वांटिटी में, खरीद किस लिए रहे हैं, बोलिए, बेचने के लिए। तो सर यहाँ पे कोई भेड़ बकरियां तो है नहीं कि हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दर्जनों की तादाद में हमने खरीदी। सर ये बड़ा एक्सपेंसिव आइटम होते हैं। तो बार्गेन डिस्काउंट, बल्क परचेज डिस्काउंट, ये अगर ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है ज़रूर। क्या ये बात समझ आई? तो हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी किस्म का कोई डिस्काउंट मिल गया तो क्या करना चाहिए, शाबाश बताइए, एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनना चाहिए या एसिड की कॉस्ट में से निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए, माइनस। परचेज प्राइस के अंदर ज़्यादा कुछ बातें नहीं है। जब ये सारी बातें इकट्ठी हो जाएंगी ना, तो फिर हमारे पास एक एसिड की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वैल्यू वर्कआउट हो सकेगी। तो इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ, एसिड को रिकग्नाइज करने के बाद, एसिड जिस दिन रिकग्नाइज आप कर सकते हो, रिकग्नाइज करने के बाद उसको कितने अमाउंट पे तुमने अपने पास डेबिट करना है, ये कौन बता रहा है, बोलिए, इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट क्या बताता है कि एसिड को रिकग्नाइज जिस दिन तुम करोगे, डेबिट कितने से करोगे, इसके बारे में तुम्हें यहाँ पे तफसील दी जाएगी। दूसरी बात जो हम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। उर्दू में अगर हम इस बात को समझें, वो ये समझेंगे, एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए हर वो कॉस्ट जो कि इनकर की जाती है, एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए हर वो कॉस्ट जो हम इनकर करेंगे, उस कॉस्ट को हम लोग नाम देते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। सर मतलब क्या हुआ, मैंने एसिड एक्वायर किया, सुनिएगा, पाकिस्तान से बाहर जाके मैंने एक एसिड एक्वायर किया, पसंद कर लिया, एसिड को मैंने अब इंपोर्ट करा के यहाँ पे लाना है। तो इंपोर्ट कराने में जो ड्यूटीज़ अदा होंगी सर, ये तो मैंडेटरी ड्यूटीज़ हैं सर। वो जो सप्लायर है उसको पेमेंट करने के लिए मैं अपने बैंक का सपोर्ट लूँगा, बैंकिंग चैनल के थ्रू उसको पेमेंट की जाएगी। तो बैंक के थ्रू जब पेमेंट की जा रही होगी तो बैंक बोलता है क्या कि ठीक है हम पेमेंट करेंगे। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ LC खुलवाते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट की बात कर रहा हूँ। तो जब LC खुलवाएंगे यानी कि हमने अपने किसी इंटरनेशनल सप्लायर को पेमेंट करनी है, तो हमारा बैंक जो है वो क्या करेगा, हमारे सप्लायर को गारंटी करेगा। और बैंक हमसे गारंटी कब ले रहा होगा, कब दे रहा होगा हमें गारंटी, जब बैंक हमारे सारे मामलों को वेरीफाई कर रहा होगा। तो यानी कि हमारे और सप्लायर के दरमियान जो पेमेंट हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रही है। तो बैंक क्या करेगा, इन सारे मामलात को फैसिलिटेट करने में पैसा भले हमारा होगा, लेकिन फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, बोलिए, बैंक प्रोवाइड कर रहा है। और बैंक जो है वो हमारे सप्लायर को गारंटी कर रहा है कि ठीक है आपकी पेमेंट जो है वो हर हाल में होके रहेगी, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो बैंक से जब हम लोग पेमेंट करवाएंगे तो बैंक से क्या क्या खुलवाते हैं, बोलिए, LC। तो बैंक हमसे क्या ले रहा होगा, LC खुलवाने की चार्जेस ले रहा होगा। तो एसिड को इंपोर्ट करवाया जाएगा, फिर LC खुलवाई जाएगी। तो सर फिर एसिड को वहाँ से यहाँ तक लाने में उसकी इंश्योरेंस करवाई जा रही होगी, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, तो उसकी हैंडलिंग होगी वगैरह वगैरह। फिर सर जब एसिड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, तो जिस जगह हमने उस एसिड को इंस्टॉल करना है, तो सर इंस्टॉलेशन के लिए भी हमने फरंगियों को बुलाया कि भाई आओ, हमारे पास उस तरह का स्टाफ टेक्निकल मौजूद नहीं है जो उस एसिड को इंस्टॉल कर सके। तो उनका आना, खाना पीना, रिहाइश वगैरह कंपल्सरी कॉस्ट। तो सर फिर एसिड को हम लोग क्या करते हैं, फिर जगह की पूरी तैयारी की जा रही होती है कि भाई इस जगह हमने एसिड को रखना है, उसके ऊपर ये शेड होगा। तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग वगैरह बिछ रही होती है, कारपेंटर, मिस्त्री, मजदूर सब लोग लगे हुए होते हैं। क्यों ये सारा इतना एक्टिविटीज़ हो रही हैं सर, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम अपने पास एक एसिड को लेके आ रहे हैं, इंस्टॉल करेंगे और फिर हम लोग इसको अपनी प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेंगे। तो इतने आसानी से वो एसिड जो है वो आता नहीं है, आएगा तो बहुत नखरों के साथ आएगा। कहने का मतलब ये खाली उस एसिड की कॉस्ट ही हमारे एसिड की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा सर। वो जो दीगर जितनी भी कॉस्ट हमारी लग रही है ना, ये सारी कॉस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक ये कॉस्ट इनकर नहीं होंगी हमारा एसिड यूज के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो व्हाट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, क्या बात बोली, हर वो कॉस्ट जो कि आसान अल्फाज में एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए इनकर होती है या इनकर की जाती है, ताकि मैनेजमेंट जो है वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक
उस एसेट को क्या कर सके, बोलिए, यूज कर सके, तो ऐसी कॉस्ट को हम लोग नाम क्या देते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। या मैं यूं बोलता हूं कि एसेट को डिजायर्ड लोकेशन में लाने के लिए, डिजायर्ड लोकेशन लेट्स सपोज ये है हमारा प्रेमिसेस, और डिजायर्ड कंडीशन में, सर इसको इस्तेमाल करने से पहले इसको इस कंडीशन में लाना होगा ताकि हम इसको यूज कर सकें। जो अल्फाज हैं स्टैंडर्ड के, वो क्या अल्फाज हैं कि एसेट को डिजायर्ड लोकेशन में लाने के लिए, डिजायर्ड कंडीशन में लाने के लिए वो खर्चे जो तुम करोगे ताकि मैनेजमेंट उसको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक क्या कर सके, बोलिए, इस्तेमाल कर सके। तो इस तरह के खर्चों के लिए जो नाम इस्तेमाल किया गया है वो क्या किया गया है, बोलिए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो फॉर द लास्ट टाइम, एसेट को प्रेजेंट लोकेशन में, प्रेजेंट कंडीशन में लाने पे जो भी खर्चा तुम करोगे, ठीक, ताकि मैनेजमेंट उसको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके, तो ऐसे खर्चों को हम नाम क्या देते हैं, बोलिए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, राइट। एग्जाम्पल में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि सर हम लोग क्या खुलवा रहे हैं, बोलिए, एलसी खुलवा रहे होंगे। एग्जाम्पल्स दर्जनों आ सकती हैं, आपने इसका मीनिंग समझना है कि ये डीएसी है क्या, और क्या आ सकते हैं, बोलिए, सर इंपोर्ट ड्यूटीज आ सकती हैं, और क्या आ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आ सकता है, और ट्रांसपोर्टेशन मतलब वो कैरेज ही हो गया। इसके अलावा और क्या आएगा, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आ जाएगा, यानी कि रास्ते की इंश्योरेंस। ये नहीं कि एसेट हमारे पास आ गया अब हम इसकी इंश्योरेंस करा रहे हैं, हमें मना किया कि एसेट जब तुम्हारे इस्तेमाल में आ चुका है अब इसको इंश्योर करवा रहे हो, तो इसकी इंश्योरेंस जो है वो तुम्हारा एक्सपेंस आउट होगी। एसेट को वहां से यहां तक लाने में जो भी तुमने इंश्योरेंस कराई है उसको बोलते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट जरूर तुम बना सकते हो, लेकिन एसेट जो तुम्हारा इस्तेमाल में आ चुका है और आगे आने वाले खदशात से, नुकसानात से बचने के लिए तुम इंश्योरेंस करवा रहे हो, जरूर करवा सकते हो, लेकिन इस तरह की इंश्योरेंस को एसेट की कॉस्ट का पार्ट तुम नहीं बनाओगे। यानी कि एसेट को वहां से यहां तक लाने में जो भी इंश्योरेंस तुम पे कर रहे होगे वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। इसको हमने बोला इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का नाम दे दिया हमने। और इसको सर एसेट को बड़े मान सम्मान से, बहुत प्रोटोकॉल के साथ हम लोगों ने एसेट को यहाँ पे लाना था, तो हमने कहा कि उसकी हैंडलिंग पे जो भी हम चार्जेस पे करेंगे वो भी एसेट की कॉस्ट का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। इसी तरह से सर साइट प्रिपरेशन, जगह की तैयारी, जिस जगह पे तुमने एसेट को क्या करना है, बोलिए, इंस्टॉल करना है। तो ऐसा नहीं कि एसेट जो है वो आया, ट्रक से उतरा और हमने बस प्लग में लगाया और वो स्टार्ट हो गया। नहीं सर, हमने आज से पहले भी कई जगहों पे देखा, उमूमन अपार्टमेंट वगैरह में हमने देखा कि जो जनरेटर्स होते हैं उनको जब इंस्टॉल किया जा रहा होता है तो ऐसा नहीं होता कि वो ट्रक से उतारा और हमने डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे रख दिया। उसके लिए एक मोटी सी बेस बनाई जाती है ताकि जब जनरेटर स्टार्ट हो तो पूरी वाइब्रेशन जो है वो बिल्डिंग में फील ना हो। जहाँ पे ये प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जा रहे होते तो जनरेटर स्टार्ट होता है तो हमें झुरझुरी होना शुरू हो जाती है कि पता नहीं ऐसी क्या तूफान आ गया, जल्जला आ गया, क्योंकि उसका एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती, पावर होता है। तो एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, तो फिर वायरिंग हो गया, तो शेड हो गया, तो कुछ ऐसे जैसे होते हैं जिनके नखरे होते हैं कि भाई उसको इंस्टॉल करने के लिए, उसको चलाने के लिए हमें एयर कंडीशनिंग का भी सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, आपने सिर्फ जो बात जहनों में रखनी है वो क्या रखनी है कि एसेट को प्रेजेंट लोकेशन पे, प्रेजेंट कंडीशन में लाने पे जो भी खर्चा तुम करोगे, ठीक, ताकि मैनेजमेंट उसको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इस्तेमाल कर सके, उस खर्चे को हम लोग क्या नाम देते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। एटसेट्रास करके मैं बात को यहाँ पे कर रहा हूँ क्लोज। ठीक, मेन मकसद इसके पॉइंट को समझना है और फिर आपने चीज़ों को करना होगा रिलेट। जब हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमारे सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे होंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ ये जो 15-20 आपके सामने ऑप्शंस नजर आए तो कौन सा कैपिटलाइज होगा और कौन सा एक्सपेंस आउट होगा। ये जब हम एग्जाम्पल देखेंगे, अभी जब सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं, जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमारे सामने सॉर्ट आउट करने की पोजीशन में होंगे। अच्छा, जो नहीं होगा उसका रीजन भी हम बात करेंगे और इसी को बेस बना के हम बात करेंगे। यहाँ तक समझ आती है बात? इसमें एक नोट करके लिख लीजिए, एनी कॉस्ट इनकर्ड, नोट करके इसी के नीचे लिखिएगा, नोट करके any cost incurred due to negligence, any cost incurred due to negligence, any cost incurred due to negligence or ignorance,
or ignorance will not be added यानी कि हर वो कॉस्ट जो कि हमारी कोताही की वजह से हमें बेयर करनी पड़ी एसिड से रिलेटेड, उसने मना कर दिया कि उसको एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओ। सर हमने एसिड को मिसाल के तौर पे इस जगह पे लाके इंस्टॉल तो कर लिया, इंस्टॉलेशन पे खर्चा हुआ, उस जगह की पूरी तैयारी हुई, फिर हमने कुछ टाइम बाद रियलाइज किया कि नहीं यार ये जगह इस एसिड के लिए फिट नहीं है, इस जगह से एसिड को रिमूव करके हम फला बिल्डिंग में उसको इंस्टॉल करा देते हैं। समझ आई बात? तो अब ये जो वहां से उसको अनइंस्टॉल करके फिर यहाँ पे लेके आ रहे हैं और फिर वही सारी मामलात फॉलो किए जा रहे हैं कि उसकी साइट प्रिपरेशन, बंदे इन्वॉल्व हो रहे हैं, खर्चा हमारा हो रहा है। या एसिड को हम लोग जब इंस्टॉल कर रहे थे तो उस वक्त हमसे कुछ कोताही हुई जिस वजह से हमारा एसिड जो है कुछ डैमेज हो गया, कुछ टूट गया। सर अगर हमारी नेग्लिजेंस की वजह से, हमारी इग्नोरेंस की वजह से इस तरह का कोई खर्चा हुआ तो स्टैंडर्ड ने कहा कि इस खर्चे को तुम एसिड की कॉस्ट का पार्ट हरगिज मत बनाना। क्या ये बात समझ आई? तो क्या लिखी हुई है बात जरा समझिएगा। हर वो कॉस्ट जो क्या है, क्या लिखी है? Any cost incurred due to negligence or ignorance will not be added to the cost of acid. उस तरह की कॉस्ट को हमने एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब आ रही है बात किसकी? डिसमेंटलिंग की। अच्छा जी, आइएगा। डिसमेंटलिंग, एग्जाम्पल से समझते हैं बात। आप लोगों ने ईयर 0 पे एक एसिड एक्वायर किया जिसकी लाइफ है मिसाल के तौर पे 3 साल, और परचेज प्राइस जो है उसकी लेट्स सपोज वो है 100 मिलियन। और सर एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने में जो हमारे खर्चे हुए अज्यूम कर लेते हैं वो हुए 30 मिलियन के। ठीक, ईयर 0 पे आपने एक एसिड एक्वायर किया जिसकी लाइफ कितनी है? बोलिए शाबाश, 3 साल। और ये परचेज प्राइस हमें कितनी की पड़ गई? 100 मिलियन। यानी कि लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस का निचोड़ कितना आ गया? 100 मिलियन। और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट चाहे वो दर्जनों में क्यों ना हो, अगर वो जरूरी है इनकर करने कराने के बाद जो हमारे कुल मिला के खर्चे हुए DEC को लेके वो कितने के हुए? 30 मिलियन। बताइए कितना आ गया? 130 मिलियन। मेरा आपसे सवाल ये है कि 130 मिलियन को आप अपने पास कैपिटलाइज करेंगे या एक्सपेंस आउट करेंगे? बोलिए। कैपिटलाइज का मतलब एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, एक्सपेंस मारेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। ऐसा क्यों सर? कैपिटलाइज क्यों? सर कैपिटलाइज हम इसलिए कर रहे हैं, ये वाली सवाल, इस सवाल का जवाब मैं आपको कुछ PRC 4 से भी रिलेट करके दूंगा। जब हम लोगों ने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी या मशीनरी हमने खरीदी, हमें बताया गया कि भाई इसकी लाइफ है 5 साल 10 साल, तो क्या आप लोगों ने प्लांट या मशीनरी को डेबिट किया था? नहीं किया था? बोलो। डेबिट किया था। यानी कि आपने मशीनरी को कर दिया डेबिट और कैश बैंक या पेबल को आपने क्या कर दिया? क्रेडिट। आपसे पूछा जाए कि आपने मशीनरी को डेबिट किया तो क्यों किया, तो आपका जवाब हो सकता है ये हो कि सर देखिए मशीनरी है ना तो एसेट ही होता है। तो मैंने बोला एक्सपेंस क्यों नहीं? आपने बोला सर वो मशीनरी है ना वो एसेट होता है, वो एक्सपेंस नहीं होगा। मैंने बोला क्यों? आपने बोला हमारे सर ने बोला था कि मशीनरी जो है वो एसेट है और इसको जो है एसेट हमारा बढ़ रहा है तो इंक्रीज होगा तो क्या कर देंगे? बोलिए डेबिट। डेफिनेटली ये भी वजाहत आपको दी गई होगी आपके उस्ताद की तरफ से कि देखें ये जो आप प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर कर रहे हो, इक्विपमेंट एक्वायर कर रहे हो ना, बेटा जल्दी से बताओ इसका बेनिफिट तुम्हें 2 4 5 महीनों के लिए होना है या 2 4 5 10 सालों के लिए होना है? बोले शाबाश। सर 5 10 साल यानी 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए। तो 1 साल से ज्यादा अरसे की जैसी बात आई हमारे सामने तो पीपी की डेफिनेशन एकदम
हमारे जहनों में आ गई कि यार इसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होना है। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने एक एसेट एक्वायर किया ईयर 0 पे, लाइफ बता दी कितनी बोलिए 3 साल, और परचेज प्राइस कितनी की पड़ी 100 मिलियन, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट के बारे में भी बात समझ आ गई 30, तो आपको एसेट अब तक कितने का पड़ गया 130 का, यानी कि मशीनरी कितने की पड़ गई। तो इस 130 को मैं क्या एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करूंगा या एक्सपेंस आउट करूंगा? सर एसेट के तौर पे। एसेट के तौर पे इसलिए क्योंकि इसका बेनिफिट सिर्फ मैं पहले साल हासिल नहीं करूंगा। सर इसका बेनिफिट बोले पहले साल भी मिलेगा, दूसरे साल भी मिलेगा और तीसरे साल भी मिलेगा। क्या ये वाली बात समझ रही? तो हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि सर इसको हम लोग एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे बोलिए कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि इसके बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं 3 सालों पे स्प्रेड हो रहे हैं। ये वाली बात समझ रही? अच्छा जी, चलो एक बात तो हमारे सामने आ गई कि भाई 3 सालों के लिए ये यूज होगा। तो एक हुआ ईयर 1, दूसरा हुआ ईयर 2 और तीसरा हो गया बोलिए ईयर 3। अब सर ये जो हम लोग प्लांट एंड मशीनरी लेके आए हैं ना, ये हमने कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट कोई हमने लगाया है या रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट के लिए हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, या जिस तरह से हालात चल रहे हैं हमने बोला हमने इस तरह की कोई ड्रोन रिलेटेड टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करनी है वगैरह वगैरह। तो जिसके लिए हम लोगों ने ये सारी इन्वेस्टमेंट की है, तो 100 मिलियन, 30 मिलियन, 130 मिलियन का अब तक हमारा खर्चा हो गया। लेकिन सर जिस जगह हम लोगों ने ये प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करना है रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट कोई हमने लगाना है, तो शहरी आबादी में तो वो होगा नहीं, दूर दराज के किसी इलाके में होगा। और दूर दराज इलाके में होगा तो इसका मतलब वो जगह डेफिनेटली जिस कंट्री से हमारा ताल्लुक है वो कंट्री उस जगह को ओन करती होगी। तो हम गए सरकार के पास इजाजतनामा लेने के लिए कि सर हमें फला जगह जो आपने तायुन की इस तरह की प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वहां पे हमने जाके इस प्लांट एंड मशीनरी को करना है इंस्टॉल। तो हमें आपसे चाहिए यहाँ पे एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, ताकि हम लोग अपना वहां पे प्लांट इंस्टॉल करें और वहां पे जिस मकसद के लिए हमने इतनी हैवी मशीनरीज लेके आए हैं वो इस्तेमाल करें और हम रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करें या कोई ड्रोन्स बनाए वगैरह वगैरह। सरकार ने कहा ठीक है हम आपको इजाज़त देते हैं, आप जो अपना प्रपोजल हमारे पास लेके आए हैं हम इससे बिल्कुल एग्री करते हैं, लेकिन हमारी कुछ शराइत ये हैं कि आज से 3 साल बाद जब इस एसेट की लाइफ एंड हो जाएगी, यूज एंड हो जाएगा, तो तुमने करना ये होगा कि वो प्लांट एंड मशीनरी जो बड़ी हैवी किस्म की प्लांट एंड मशीनरी है उसको जगह से करना होगा तुमने रिमूव। और रिमूव करने पे, जब इंस्टॉल करने पे इतना खर्चा हो रहा है तो क्या उसको रिमूव करने पे खर्चा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो रिमूव करते वक्त जो भी खर्चा होगा आप बेयर करेंगे क्योंकि आपका वो प्लांट है। उस एसेट को जो इतना ह्यूज स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसकी अनइंस्टॉलेशन के भी तुमने एक्सपर्ट्स बुलाने होंगे, वहां पे भी तुम्हारा क्या हो रहा होगा, वो खर्चा हो रहा होगा, तो उसको रिमूव तुम कराओगे, उसकी अनइंस्टॉलेशन तुम्हारे जिम्मे है। और तो और वो जितनी भी वो जगह जो डैमेज हुई है, जो सरकार की जमीन है, उसको हर मुमकिन कोशिश करके आपने उस साइट को रीस्टोर करने पे भी खर्चा होगा, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े घड़े आपने खोले हैं, गड्ढे खोले हैं, आपने उन गड्ढों की भी भराई करनी होगी। एक जनरल बात बोलो, तो अगर आप इस तरह की जो हमारी शराइत हैं इसको मानते हो तो ठीक है, हम आपको एनओसी जारी करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि ये आप पे लाजिम है कि आपने ये खर्चा करना पड़ेगा। क्या ये खर्चा मेरे भाइयों बहनों मुझे बताइए, यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा? इसका मतलब ये एक ऐसी कॉस्ट है जो आप फ्यूचर में बेयर करोगे। कैश आउटफ्लोस कब होंगे? ईयर 0, 1, 2 या 3 पे? ईयर 3 पे। हमने अपने एक्सपर्ट्स के साथ टीम बिठाई और हमने उनसे एस्टीमेट निकलवाया कि बताओ आपका क्या ख्याल है कि आज से 3 साल बाद जाके जब हम इस एसेट की लाइफ एंड हो जाएगी, यूज एंड हो जाएगा, तो इस एसेट को वहां से रिमूव करेंगे, उसको अनइंस्टॉल कराएंगे और साइट की भी जो जगह हमने इतने गड्ढे गुड्ढे खोले हैं उनको हम बंद करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करके उस जगह की मरम्मत वैसी करके जाएंगे जिस तरह से हमें वो जगह दी गई थी। तो खर्चा तो होगा। तो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि सर उस पे जो खर्चा होगा वो लेट्स सपोज 10 मिलियन का होगा, अज्यूमिंग। तो ये वो कॉस्ट है जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं? फ्यूचर कॉस्ट। इस कॉस्ट को हम लोग इस नाम से भी पुकारते हैं, क्या नाम देते हैं बोलिए? डिसमैंटलिंग कॉस्ट। डिसमैंटलिंग कॉस्ट इज फ्यूचर कॉस्ट। अब मेरा आपसे सवाल है बेटा, अब हमारे सामने ये क्या आ गया? एक एस्टीमेट आ गया। ये एक एस्टीमेट आ गया, कितना आया? 10 मिलियन का आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैश आउटफ्लो कब होगा? तीसरे साल या ईयर 0 पे? बोले तीसरे साल।
ये खर्चा हमें करना ही इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम लोगों ने वो एटॉमिक पावर प्लांट लगाना है। अगर वो प्लांट ही नहीं लगाना होता तो ये खर्चा होता ही नहीं। तो क्या ये खर्चा जो हम कर रहे हैं, आज से मेरा सवाल है, क्या इसको मैं एक्सपेंस ट्रीट करूं? ये खर्चा कब होगा बोलिए? तीसरे साल। डन। तो क्या मैं इसको तीसरे साल का एक्सपेंस मानूं या नहीं मानूं? अगर मैं एक्सपेंस नहीं मानता तो मेरा दिमाग ये कहता है कि सर देखिए ये खर्चा हो ही इसलिए रहा है क्योंकि आपने उस एसिड को यूज करना है, और एसिड को अगर यूज करना है तो खर्चा तो ये करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये बातें आपस में इंटरलिंक हैं। ये करोगे तो ये खर्चा होगा, अगर ये कर रहे हो तो उसका मतलब एसिड यूज होगा। तो हमारे जहनों में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आ रहा है, इस 10 मिलियन को आया कि हम एक्सपेंस आउट करें या आया कि कैपिटलाइज करें? क्या ख्याल है आपका, एक्सपेंस आउट या कैपिटलाइज? अच्छा, कुछ लोग की राय ये है एक्सपेंस आउट, कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कैपिटलाइज। देखिए दोनों चीज आपके सामने रख दी ना। पहले उस चीज से जाने से पहले मैंने आपसे ये पूछा ना, तो PRC 4 के लिए मैं थोड़ा सा नीचे उतरा, कुछ छोटी सी उसकी बात की, फौरन दोबारा लौट आया कि हाँ भाई PRC 4 में मशीन को क्या किया, एसिड किया था ना, तो यहाँ भी एसिड करेंगे। पूछा जाएगा क्यों एसिड, तो आप बोलेंगे भाई इसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए मिल रहा है, तो उसके बेनिफिट को हम लोग क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे। डन। तो जो लोग कहते हैं एक्सपेंस आउट करेंगे, तो मेरा उनसे सवाल ये है एक्सपेंस आउट करेंगे कब बोलिए? तीसरे साल। तो मैं उनसे पूछता हूं क्या इस खर्चे का फायदा तुम्हें सिर्फ तीसरे साल होगा? मेरा आपसे सवाल है, जिन्होंने बोला ना एक्सपेंस आउट करेंगे, तो मेरा उनसे सवाल है 10 मिलियन का जो तुम्हारा खर्चा होगा, क्या इसका बेनिफिट तुम्हें क्या सिर्फ तीसरे साल मिलेगा? आपसे पूछ रहा हूं मैं, बताइए। बोले तो सही, क्योंकि जिन्होंने बोला सर एक्सपेंस आउट, अली भाई क्या इस खर्चे का बेनिफिट तुम्हें सिर्फ, एक बात बताओ, ये खर्चा हुआ, बोले खर्चा हुआ, इसका बेनिफिट तुम्हें सिर्फ यहां मिलना है या स्प्रेड होना है? तो जब स्प्रेड होना है इसका बेनिफिट, तो उसका मतलब हम आज क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एसिड, और हर साल के एंड में स्ट्रेट लाइन RBM के मुताबिक क्या करेंगे, उसकी वैल्यू में जो डिक्लाइन आएगा, डेप्रिसिएशन, यानी कि फिर एक्सपेंस बुक किया जाएगा, यानी कि एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और एसिड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एसिड पूरे से कम नहीं होगा, वो हमारे एस्टीमेट के मुताबिक, अगर लेट्स सपोज 300 का एसिड और 3 साल लाइफ है, तो इसका मतलब पहले साल के एंड पे एसिड अपनी वैल्यू कितनी लूज करेगा, 100। तो इसका मतलब हमने डे 1 पे 300 को एक्सपेंस ट्रीट नहीं किया, हमने डे 1 पे उस खर्चे को क्या ट्रीट किया, एसिड, और साल के एंड पे हमने देखा भाई इतने बेनिफिट हमारे एस्टीमेट के मुताबिक हम ले चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस बढ़ाएंगे और एसिड को कितने से कम करेंगे, 100 से। तो पहले साल के एंड पे एसिड आ कितने पे जाएगा बोलिए, 200। तो मैं बोलूंगा था तो 300 का, अभी कितने पे आ रहा है, 200 का, तो 100 का क्या हुआ सर, वो एसिड से हमने बेनिफिट अर्न कर लिए। तो ये वाली बात तो हमें समझ आती है। तो मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ कि अगर इसका एक्सपेंस आउट करते हैं तीसरे साल, तो इसका मतलब आपने ये अज्यूम किया कि इसका बेनिफिट सिर्फ हमें कौन से साल मिला, 30 साल मिला, जो कि नहीं, खाली तीसरे साल नहीं मिलना सर। ये खर्चा किया ही इसलिए जा रहा है, ये खर्चा किया ही इसलिए जा रहा है ताकि हम एसिड को यूज कर सकें, और उस एसिड को जब हम यूज कर सकें, ये वाला खर्चा इसलिए किया जा रहा है। तो इस खर्चे को हम लोग अपने पास एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, और इसका बेनिफिट भी हमें सिर्फ तीसरे साल नहीं मिलना, इसका बेनिफिट भी क्या होता हुआ नजर आ रहा है, स्प्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब बेनिफिट स्प्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, तो सर उस खर्चे को हम कभी भी एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे, उसको अल्टीमेटली तो एक्सपेंस आउट करना ही है। क्या ये बात समझ आती है? अल्टीमेटली तो एक्सपेंस आउट करना है, लेकिन इनिशियली उसको हम क्या करेंगे, बोले शाबाश, कैपिटलाइज। और कैपिटलाइज करने के बाद वही वाला प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा, जैसे ईयर एंड पे देखेंगे क्या एस्टीमेट है, स्ट्रेट लाइन है, RBM है, यानी कि ईयर एंड पे तो ये हरकत होगी, लेकिन इनिशियली ये हरकत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका बेनिफिट हमें 3 सालों में मिलना है। बेटा ये वाली बात समझ आई? अच्छा सर, ये 10 मिलियन है। अब हमारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चलो यहाँ पे मैंने लिखा डिसमेंटलिंग कॉस्ट, कितना लिख दिया बोलिए, 10 मिलियन। एक शख्स आया, उसने बोला यार ये जो 100 मिलियन का खर्चा है ना, ये आज हुआ है, 30 मिलियन का खर्चा आज हुआ है, ठीक, ये जो 10 मिलियन का खर्चा है ये आज नहीं हुआ, ये कब होगा, 30 साल होगा। क्या ये वाली बात समझ आई? इसका मतलब ये 10 मिलियन का खर्चा 30 साल होना है, तो यार वो तो पहला, दूसरा, तीसरे साल बाद जाके होना है, और इस दरमियान में सर
हमारी महंगाई में उतार चढ़ाव भी आता है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक आगे आने वाले वक्तों में जो महंगाई की शरह होगी, जिसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक, वो 10% होगी। कब की बात हो रही है? यहां पे। तो सर ये तो हो गई एक हमारी कौन सी वैल्यू बोलिए? फ्यूचर वैल्यू। एसिड को हम रिकॉर्ड करते हैं आज की वैल्यू पे। समझ आ रही बात? अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन अपना चेंज करके आ रहा हूं। ये तो सर फ्यूचर वैल्यू है, और ये कौन सी वैल्यू है? आज की। ये भी कौन सी? आज की। तो ये जो वैल्यू आ गई, ये आज और कल की दोनों वैल्यू कंबाइन हो गई, तो सर ये जरा मुनासिब नहीं लग रहा। तो हमने अब क्या करना चाहिए? वही चीज जो आपके जहनों में आ रही है, मैं वही काम करने लगा हूं, यानी कि फ्यूचर वैल्यू को मैं डिस्काउंट करके उसकी मैं क्या हासिल करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू। तो सर ये 10 मिलियन गलत है। तो 10 मिलियन गलत है। 10 मिलियन जो है वो फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करके मैं आज क्या निकालना चाहता हूं? बोलिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो यहां पे मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। बता सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से निकाली जाएगी? शाबाश। 10 मिलियन यानी कि फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, 1.1 की पावर बोलिए कितनी लगा दूंगा? 3। कितना आ गया बेटा? 7.5 मिलियन। तो ये कितना हो गया? 137.5 मिलियन से मैंने अपने एसिड को क्या करना होगा? बोलिए शाबाश, कैपिटलाइज। हेलो, क्या ये बात समझ आ रही है? ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो भी हम यहाँ पे लर्न कर रहे हैं। सर हम इस 10 मिलियन को पहले साल और दूसरे साल एज अ लायबिलिटी ट्रीट करें, तीसरे साल उसको एक्सपेंस आउट नहीं करें। देखें, आपने ये सवाल किया कि सर पहले साल उसको लायबिलिटी ट्रीट करें। अकाउंटिंग डबल एंट्री में कैसे होती है? एक चीज होगी डेबिट, दूसरी चीज होगी क्रेडिट। आपने कहा कि सर इसको लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, तो मैंने इससे इनकार नहीं किया, क्योंकि मैं अभी जाने वाला हूं डबल एंट्री बनाने के लिए। मैं भी यहां पे जाऊंगा डबल एंट्री बनाने के लिए। आपने कहा कि सर उसको पहले साल लायबिलिटी, दूसरे साल लायबिलिटी और तीसरा लायबिलिटी, और फिर लायबिलिटी को हम पे ऑफ कर देंगे। तो आपने क्रेडिट वाला पार्ट तो मुझे बता दिया, डेबिट भी तो कुछ हो रहा होगा। तो हम अभी डेबिट और क्रेडिट दोनों पार्ट को लेके यहां पे भी समझते हैं बात को। तो मैं अपने पास उस पीपीई को डेबिट कितने से कराऊंगा बेटा? 137.5 से। आप ही की बात को मैं यहां पे लेता हूं। कैश क्रेडिट कितना हो जाएगा? बोलिए 130। यहां तक साथ। अब मुझे बताइए कि यहां पे क्रेडिट कितना होना है? 7.5। ठीक, 7.5 को हमने यहां पे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। अब सर ये जो 7.5 है, आपने क्या कहा बेटा? ये क्या है? बोलिए शाबाश, लायबिलिटी है। इस लायबिलिटी के लिए जो मैं अल्फाज इस्तेमाल करने लगा हूं, सर अक्रूवल्स भी लायबिलिटी है, पेबल्स भी लायबिलिटी है। आज से पहले तो हमने सुना ना, अक्रूवल भी लायबिलिटी है, पेबल भी लायबिलिटी है। अभी मैं एक और अल्फाज आपके सामने रख रहा हूं, और वो अल्फाज है प्रोविजन का। क्या अल्फाज है? बोलिए प्रोविजन का। जैसे ही प्रोविजन की बात हमारे सामने आई, तो हमारे जहनों में ख्याल आया कि सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यही चीज हमारे नॉलेज में थी ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो और प्रोविजन हमें उस वक्त बताया गया था कि प्रोविजन जो होता है वो कॉन्ट्रा एसेट होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी अभी बात प्रोविजन को लेके करना चाहूंगा, और ये जो प्रोविजन है बेटा वो क्या है? बोलिए लायबिलिटी है। डन। अगर मैं यहाँ पे प्रोविजन का वर्ड नहीं भी लिखता, तो मैं यहाँ पे बोल सकता था लायबिलिटी। सर लायबिलिटी तो बहुत सारी होती है, तो टिपिकली इस सिचुएशन में हम लोग लायबिलिटी किस नाम से यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? उसने हमने नाम क्या बताया? बोलिए प्रोविजन। तो प्रोविजन वाली बात को अब मैं जरा समझना चाह रहा हूं। अभी मैं अपने डिस्कशन को यहाँ पे कर रहा हूं होल्ड। ठीक, होल्ड करके मैं भी किस पे बात करने लगा हूं? बोलिए प्रोविजन। क्योंकि प्रोविजन को सोच के हमारे जहनों में पता है क्या आया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, क्योंकि हमारी हद यहीं तक है। तो इस मैटर को पहले हम जरा क्लियर करते हैं, फिर यहीं से डिस्कशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप सो आपको समझ आ गई बात। तो यहां पे मेरा भी डिस्कशन होल्ड हुआ है, जस्ट टू अंडरस्टैंड ये प्रोविजन क्या चीज है। सुनो बेटा, प्रोविजन, आज से पहले हमने कहा कि प्रोविजन होता है कॉन्ट्रा एसेट, जिसको नेगेटिव एसिड भी बोलते हैं। और इस प्रोविजन का क्या एग्जाम्पल देंगे आप? याद आ रही है बात?
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक, प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री ऑब्सोलिसेंस, हम दो चार और भी बातें आ सकती हैं, लेकिन जो चीज आपको ऑलरेडी मालूम है वो यही मालूम है ना। प्रोविजन फॉर बैड डेट सुना ना भाई, सब नहीं सुना, चाहे वो इंटर कॉमर्स वाला हो या पीआरसी वाला हो। प्रोविजन फॉर बैड डेट बोले या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोले, सर वो क्या था प्रोविजन, उस प्रोविजन का क्या किरदार था? सर वो एसेट को हमारी किताब में बढ़ चढ़ के शो करने पे रोक रहा था। उसने बोला भाई ये है तुम्हारा रिसीवेबल, ये है तुम्हारा पीपीई, इसको अपनी किताबों में ओवर स्टेट मैं तुम्हें होने नहीं दूंगा, ठीक। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आया था, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने क्या बोला था कि अपने एसेट्स को ओवर स्टेट ना करो, लायबिलिटीज को अंडर स्टेट ना करो, गेन नजर आ रहा है रिकॉर्ड ना करो जब तक के हो ना जाए, लेकिन लॉस दिख रहा है तो फॉरन एस्टिमेट करो और रिकॉर्ड कर लो, ठीक है जी। तो ये जो प्रोविजन की हम बात कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये बेसिकली हमने कहां से सुना सीखा था? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से सीखा था, क्योंकि उसने क्या बोला था कि अपने एसेट्स को ओवर स्टेट ना करो। तो हमने बोला क्या करें, तो उसने बोला मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक नया नाम से अकाउंट खोलो, उसका नाम क्या दो, बोलो प्रोविजन। और कोई आके पूछे ये प्रोविजन क्या होता है, तो आप बोल देना यार एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन के लिए हम लोगों ने ये अकाउंट खोला है जिसका नाम क्या दिया है, प्रोविजन। और ये प्रोविजन क्या है, आसान अल्फाज में बोलो, नेगेटिव एसेट बोलो या कॉन्ट्रा एसेट बोलो। सर कैपिटल का कॉन्ट्रा क्या होता है? ड्राइंग। सेल्स का कॉन्ट्रा क्या होता है? सेल्स रिटर्न। परचेज का कॉन्ट्रा क्या होता है? परचेज रिटर्न, सही है जी। तो रिसीवेबल का कॉन्ट्रा क्या होगा? प्रोविजन। और नॉन करंट एसेट यानी कि पीपी का जो कॉन्ट्रा क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो या प्रोविजन बोलो। अब देखो हमने पुरानी सारी बातों को क्विकली कर लिया रिकॉल। क्या था वो? कॉन्ट्रा एसेट, नेगेटिव एसेट, डन है। यहां पे जो प्रोविजन का वर्ड इस्तेमाल हुआ ये कॉन्ट्रा एसेट नहीं है, ये कॉन्ट्रा एसेट नहीं है। तो सर ये फिर क्या है? वो वाली चीज तो क्लियर हो गई, ठीक है जी। ये कॉन्ट्रा एसेट नहीं है, ये क्या है बोलिए? शाबाश, लायबिलिटी है। ये क्या है बोलिए? लायबिलिटी। तो सर अब इस बात को थोड़ा सा हम और खींचते हैं। अब लायबिलिटी हमारे पास होती हैं, एक को हम लोग बोलते हैं पेबल, एक को हम लोग बोलते हैं अक्रूवल्स, और एक को हम लोग बोलते हैं बोलिए क्या? प्रोविजन। पेबल क्या है? एक ऐसी लायबिलिटी जो अमाउंट और टाइमिंग को लेके सर्टेन है। मिसाल, आपने माल खरीदा 10,000 का 10 दिन के उधार पे, तो इसका मतलब आपको पता है कि आपने 10वें रोज कितना देना है? 10,000। कितने दिनों में? 10 दिन में। कितना? तो क्या इसमें कोई एस्टिमेट या तुक्का लगाने की जरूरत हो? भाई सर माल ही खरीदा है 10,000 का 10 दिन के उधार पे, तो हमें अमाउंट भी पता है और हमें टाइमिंग भी मालूम है। अमाउंट कितना है? 10,000। वक्त कितना है? 10 दिन। तो इसका मतलब अगर अमाउंट और टाइमिंग सर्टेन है, कंफर्म है, सर्टेन, समझ गए? 100% सर्टेन है, तो सर हम लोग उस लायबिलिटी के लिए कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे बोलिए? पेबल। अमाउंट और टाइमिंग इसमें क्या होती है बोलिए? सर्टेन। तो सर अक्रूवल्स भी तो लायबिलिटी है, बिल्कुल लायबिलिटी है, लेकिन अक्रूवल और पेबल में थोड़ा सा फर्क है। अक्रूवल और पेबल में फर्क इस तरह से, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बात। लेट्स सपोज दिसंबर का मंथ एंड हो चुका है और जनवरी आ गया। दिसंबर का मंथ एंड हो चुका है और जनवरी आ गया, और आपने जितनी भी दिसंबर के महीने में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की थी, आप चाहते हो कि दिसंबर के एंड पे उसका एक्सपेंस पता कर लो, बिल मालूम कर लो कि कितना हुआ है। तो आप क्या करेंगे? लास्ट मीटर रीडिंग जो होगी, और अभी जाके आप मीटर रीडिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारे लास्ट टाइम इतनी यूनिट्स कंज्यूम होती है और अभी हमारे यूनिट्स इतने पे हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमें बता देगा कि हमारी बिजली के इतने यूनिट्स कंज्यूम है। कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। अब हुआ कुछ यूं, आपने एस्टिमेट किया लेट्स सपोज 2000 यूनिट, राइट, और 2000 यूनिट के हिसाब से आपने पूरी कैलकुलेशन करके बता दिया कि भाई आपका दिसंबर के महीने का जो बिजली का बिल आएगा वो तकरीबन इतना हो, तकरीबन इतना होगा। तकरीबन क्यों बोला सर? अब हुआ कुछ यूं कि जिस रोज मीटर रीडर आया उसने मीटर रीडिंग की, हो सकता है आपने सुबह के टाइम पे मीटर रीडिंग की हो या दोपहर में या शाम पे, उसके और आपके आने में डिफरेंस था। आपने सुबह की वो शाम में आया, या आपने शाम में की वो सुबह आया, या आपने सुबह की वो दोपहर में आया। तो इसका मतलब इस दरमियान में
जो यूनिट्स हैं उसकी एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी सी चेंज हो। उसने यूनिट अज्यूम किए, कैलकुलेट किए कितने, मिसाल के तौर पे 2010, तो आपके हिसाब से कितना है बोलिए 2000, तो आपने 2000 के हिसाब से वर्किंग की, उसने 2010 के हिसाब से वर्किंग की। तो आप मुझे बताइए जब बिल आएगा, बिल हर महीने की 5 से 10 तारीख को आता है। अभी हम सिर्फ सिनेरियो एक ड्राफ्ट करें, हर महीने की 5 से 10 तारीख को बिल आता है। 5 से 10 तारीख, क्या खाली 5 तारीख नहीं सर, क्या 6 तारीख नहीं सर, सर 5 से 10 तारीख के दरमियान आ जाता है। और जो बिल आएगा, आप मुझे बताइए 2000 यूनिट के हिसाब से आपने एस्टिमेट किया था, लेकिन आएगा किसके हिसाब से, 2010 यूनिट के हिसाब से। तो आप मुझे बताइए इस सूरत में क्या टाइम बाखुदा कंफर्म है कि इसी रोज बिल आएगा, बोलिए नहीं। क्या अनसर्टेनिटी टाइम की बहुत ज्यादा है, सर 5 से 10 दिन के अंदर आ जाएगा, 5 से 10 तारीख के दरमियान आ जाएगा, यानी कि टाइमिंग को लेके अनसर्टेनिटी है या नहीं है, सिर्फ इतना बताओ है। क्या बहुत हाई है या लो है, लो है। और अमाउंट के हवाले से आपका क्या ख्याल है, 2000 और 2010 यूनिट में क्या अमाउंट का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, नहीं सर। सर टाइमिंग जो है वो अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी बड़ी लो है। और अगर हम बात करते हैं अमाउंट की, तो अमाउंट में भी अनसर्टेनिटी है, ठीक, लेकिन वो भी क्या है बोलिए बहुत लो है। तो सुनो मेरे भाइयों बहनों, जब भी अमाउंट और टाइमिंग सर्टेन होगा तो हम लोग वहां पे अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है बोलिए, पेबल। और जहां पे अमाउंट और टाइमिंग के हवाले से अनसर्टेनिटी है लेकिन अनसर्टेनिटी क्या है बोलिए, लो है, तो वहां पे अल्फाज कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा बोलिए, अक्रूवल्स। वैसे तो आसिफ PRC 4 में हमने क्या बोला था, पेबल बोलो अक्रूवल बोलो एक ही बात है, लेकिन यहां पे भी आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही होगी कि अक्रूवल और पेबल में थोड़ा सा थिन लाइन का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अमाउंट और टाइमिंग की अनसर्टेनिटी यहां पे है लेकिन लो है, और यहां पे क्या अमाउंट और टाइमिंग क्या है बोलिए 100% है। व्हाट अबाउट दिस प्रोविजन, जब इंशाल्लाह FAR 2 में आएंगे तो वहां पे एक स्टैंडर्ड आएगा IAS 37, जो आपके FAR 1 में नहीं है, FAR 2 में। उस स्टैंडर्ड का नाम है प्रोविजन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कॉन्टिंजेंट एसेट्स। तो बेसिकली प्रोविजन का जो वर्ड अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं IAS 37 के मुताबिक, जो कि आप पढ़ेंगे FAR 2 में। लेकिन फिलहाल वहां से एक वर्ड उठ के जो है वो यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि इतना बड़ा कोर्स होता है, इतने सारे स्टैंडर्ड्स हैं, तो इस स्टैंडर्ड का ताल्लुक ऐसा नहीं है सिर्फ FAR 1 में आया और खत्म हो गया, FAR 2 में भी आएगा, और आखिरी CFAP 1 के अंदर भी जितने भी स्टैंडर्ड्स आप पढ़ रहे हैं, सब जगहों पे जो आज स्टैंडर्ड पढ़े उसका इंपैक्ट कल जरूर उसके साथ कोई ना कोई लिंक बन जाएगा। प्रोविजन, सर प्रोविजन के बारे में यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है बात, अमाउंट और टाइमिंग क्या है बोलिए सर्टेन, अमाउंट और टाइमिंग क्या है बोलिए अनसर्टेन, बट अनसर्टेनिटी इज लो। अमाउंट टाइमिंग, अमाउंट एंड टाइमिंग क्या है बोलिए अनसर्टेन है। सर ये जो 10 मिलियन है ना, हमारे एक्सपर्ट्स के बेहतरीन एस्टीमेट के मुताबिक कितना है बोलिए 10 मिलियन। और इस 10 मिलियन में भी सर आए रोज देखें, अभी ये जो जंग छिड़ी है उस वजह से कितनी चीजें जो आपने सोची भी नहीं थी वो आज हो रही हैं। जो मिडिल ईस्ट का हाल हुआ है वो किसी ने सोचा भी नहीं था कि रातों रात, अभी तो वो समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हकीकत ही। और हमें भी समझ नहीं आ रहा कि यार, क्योंकि एकदम प्राइसेस में जो इंक्रीज आ रहा है या उसका इम्पैक्ट जो स्लोली ग्रेजुअली आएगा उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। हमारी ट्रैवलिंग कॉस्ट, हमारी जो जाते थे खाने पीने की चीज़ें खरीदते थे जो 1000 रुपए की आती थी, एकदम उसमें इजाफा हो गया। पूछते हैं तो क्या हुआ, वो बोलते हैं यार वो जो पीछे से वो जो हमें सुई गैस से जो गैस फरामी हो रही है वही महंगी हो चुकी है। मेरे ख्याल से हर बंदा माशाल्लाह से कराची के अंदर सिलेंडर ज़रूर रखता होगा बम फाड़ने के लिए, ऐसा है कि नहीं है? छोटे सिलेंडर होते हैं। भरवाने गया था मैं, 1000 रुपये 1500 रुपये की भरती थी, छोटा सिलेंडर है। अभी भरवाने गया तो यार कितने रुपए, 380 रुपये किलो हो गए। आप लोग तो सिर्फ आग लगाने के लिए काम कर रहे होते हैं, हम लोग जो है वो सामान लेके आते हैं तुम ताकि इसको आग लगाओ। खवातीन की बात हो रही है, वो घर में चूल्हे जलाते हैं, बस यही होगा सारा काम। तो प्रोविजन, अब प्रोविजन की जो बात हो रही है वो बेटा क्या है, यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट और टाइमिंग के हवाले से अनसर्टेनिटी है, सही है, लेकिन अनसर्टेनिटी अक्रूवल्स के मुकाबले में यहाँ पे क्या है बोलिए हाई। तो अगर अनसर्टेनिटी है तो आई कैन यूज द टर्म अक्रूवल्स और प्रोविजन। अब वहां पे ये देखना होगा कि अनसर्टेनिटी इन दोनों में हाई किस में है। अगर अनसर्टेनिटी हाई होगी तो सर वहां पे मैं पेबल्स नहीं बोल सकता, वहां पे मैं अक्रूवल्स नहीं बोल सकता, वहां पे जो मैंने वर्ड यूज करना होगा वो कौन सा होगा बोलिए प्रोविजन। तो सर
ये जो एस्टिमेट किया है ना 10 मिलियन, सुनो, ये हमारे चीते चैंपियन जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने किए। आइए 16 में सिर्फ इस इनिशियल एस्टिमेट की बेसिस पे होगी अकाउंटिंग। डन। FAR 2 में जाएंगे तो वहां पे स्टैंडर्ड आएगा IFRIC 1। वहां पे तुम्हें बताया जाएगा कि भाई 16 में जो तुम लोगों ने डिसमेंटलिंग लायबिलिटीज के हवाले से एस्टिमेट किया था ना, और ये बोला था 10% महंगाई की शरह होगी वगैरह वगैरह और 10 बिलियन होगा, तो दिमाग में आज भी तुम्हारी ये बात आ रही है कि सर ये तो हमारा इनिशियल एस्टिमेट था। बैड डेट का एस्टिमेट चेंज नहीं होता। बोले क्या डेप्रिसिएशन में एस्टिमेट में स्ट्रेट लाइन से आरबीएम से स्ट्रेट लाइन क्या चेंज नहीं होता? सर एस्टिमेट का मतलब ही क्या है कि इसमें चेंजेस की गुंजाइश है। तो ये क्या है? बेहतरीन एस्टिमेट। ये भी क्या है? बेहतरीन एस्टिमेट। तो क्या एस्टिमेट में चेंज नहीं हो सकता? सर हो तो सकता है, लेकिन आई 16 में सिर्फ मैं आपको इशारा दे रहा हूं कि ये हो सकता है, लेकिन इसकी अकाउंटिंग जो होगी एस्टिमेट में जो चेंजेस आएगा, डिसमेंटलिंग लायबिलिटी के हवाले से जो एस्टिमेट में जो चेंज आएगा, ये 10 से 9% हो सकता है, 10 से 12-15% हो सकता है, ये 10 मिलियन से 20 मिलियन हो सकता है, 10 से 5 मिलियन हो सकता है। तो इसकी जो अकाउंटिंग होगी वो FAR 2 में देखेंगे उस स्टैंडर्ड में जिसका नाम क्या है? IFRIC 1। डन। तो हमारे पास 10% और 10 मिलियन जो हमें बताया गया, हमने सिर्फ इसकी बेसिस पे क्या करना होगा? IAS 16 की कैलकुलेशन करनी होगी। और कल कला को इसमें और इसमें अगर चेंज आएगा तो उसकी अकाउंटिंग हमारे FAR 1 के कोर्स में नहीं है। वो किस कोर्स में? FAR 2 में, जिसका नाम क्या है? बोलिए, IFRIC 1। डन होगी बात। लेकिन जैसे मैंने भी IAS 37 की बात की, मैं मजबूर था इस चीज को बताने में कि यार ये टर्म जो है वो आगे से अडॉप्ट की गई है, आगे किसी स्टैंडर्ड से ली गई है। अक्रूवल्स के बारे में हम जानते हैं, इससे हमारी दोस्ती रही है, पेबल से भी हमारी दोस्ती रही है, प्रोविजन से हमने कभी वास्ता पड़ा नहीं, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया और बता दिया किस तरह के मामला होंगे। डन है बेटा। तो अब अपने कंटिन्यू कर रहे हैं उस डिस्कशन को। बोले प्रोविजन में अमाउंट तो अनसर्टेन है, लेकिन टाइम तो सर्टेन है ना, ये 3 साल बाद डिसमेंटलिंग करनी है। देखें एक मिनट, अभी भाई सवाल ये कर रहे हैं कि सर प्रोविजन के केस में क्या बात बोली है कि सर लाइफ एसेट की है ही 3 साल, तो 3 साल बाद जाके लाइफ एंड हो जाएगी, यूज एंड हो जाएगा। अज्यूम करते हैं कि यार हम 3 सालों में भरपूर बेनिफिट लेंगे और सारी सिचुएशन हमारे ही मुताबिक होगी। ये तो हमारी ख्वाहिश होती है ना कि हम पढ़े लिखेंगे, हम बड़े होंगे, हम जहाँ हाथ रखेंगे वहाँ से इनकार कोई नहीं करेगा। ये हमारी सारी अजम्पशन है, अज्यूम कर रहे हैं। हो सकता है कि यार कल को जिंदगी ना रहे, हो सकता है कि हमारी जिंदगी उसकी जिंदगी ना रहे और वही ना रहे। तो अजम्पशन तो हमारी होती है और उसी होप पे दुनिया कायम है कि हाँ यार इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि यार पता नहीं कल का सूरज देखना हमें नसीब होगा भी या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार हम लोग अपना आज मेहनत करना छोड़ दें। हम लोग सिर्फ इस उम्मीद पे कि हाँ यार जब तक जिंदगी है हम मेहनत करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे और खूब से खूब तर की तलाश में हम लगे रहेंगे। ये हमारा हक है, अल्लाह ताला ने हमें बोला है कि मेहनत करो, रिजल्ट रिवॉर्ड अल्लाह ताला देंगे। यहाँ पे भी बोला गया कि एसिड की लाइफ 3 साल है, तो इसका मतलब 3 साल बाद जाके जब एसिड की लाइफ एंड होगी, यूज एंड हो जाएगा। तो सर टाइमिंग तो भाई साहब कह रहे हैं कि सर ये तो मालूम है। डन। टाइमिंग की चले मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन जो अमाउंट है ये जो 10 बिलियन है सर, इसके अंदर अनसर्टेनिटी का आंसर जरूर शामिल है और अनसर्टेनिटी इसके अंदर बड़ी हाई है। तो भाई अगर अमाउंट अनसर्टेन है, ठीक है जी, और अनसर्टेनिटी हाई है, सर टाइम अल्लाह की कसम सर 3 साल ही है, तो यार यहां पे भी मैं मजबूर हूं कौन सा वर्ड यूज करने पे? प्रोविजन। जरूरी नहीं टाइमिंग और अमाउंट दोनों ही अनसर्टेन साथ साथ हो। अगर अमाउंट इसमें आपका अनसर्टेन है लेकिन टाइमिंग सर्टेन है और अमाउंट की अनसर्टेनिटी क्या है? बोलिए हाई है, तो यहां पे हम लोग तब भी उसको किस नाम से पुकारेंगे? बोलिए प्रोविजन के नाम से पुकारेंगे। तो एंट्री आपके पास क्या बनेगी? बोलिए शाबाश। पहली पीपी डेबिट, कैश क्रेडिट और प्रोविजन क्रेडिट। तो प्रोविजन यहां पे क्या है? बोलिए लायबिलिटी। इट्स नॉट अ कॉन्ट्रा एसेट हियर। आई होप सो ये वाली बात समझ आ गई। ये सारा हमारा छोटा सा ऐसी डिस्कशन हुआ था। ये डिस्कशन जरूरी इसलिए था क्योंकि हमारे जहनों में आज तक प्रोविजन कॉन्ट्रा एसेट या प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की हद तक ही महदूद था। ये जो प्रोविजन है वो किसके मुताबिक है? बोलिए IAS 37 जो इंशाल्लाह आप FAR 2 में पढ़ेंगे। आगे मैं अपनी बात को बढ़ा रहा हूँ, इसकी अकाउंटिंग को मजीद बढ़ाते हैं। ये पार्ट मिटा दूं मैं,
चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली एंट्री तो हमारी ये बन गई, सब साथियों को क्लियर है? पहली एंट्री बन गई, क्या बनी? पीपी डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट और प्रोविजन। अच्छा, ये होगा बेटा काम कब? ईयर 0 पे। जब आप ईयर 1 पे आएंगे, ईयर 1 पे जब आप आएंगे तो आप बताइए क्या करेंगे? सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो जाएगा? बोले शाबाश, डेबिट हो जाएगा। अज्यूम करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड है, लाइफ कितनी बताइए? 3 साल। और हम चाहें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज करें, या हम चाहें, चलो मैं प्रोविजन का वर्ड यूज करता हूं यहां पे, प्रोविजन का। और ये जो प्रोविजन है ना बेटा, कॉन्ट्रा एसेट है, दोनों का आमने सामना कर रहा हूं। ये देखो प्रोविजन और ये देखो प्रोविजन। मैं यूज कर सकता हूं वर्ड कौन सा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी वर्ड यूज कर सकता हूं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का भी कर सकता हूं। लेकिन यहां पे दोनों को मैं आमने सामने रख रहा हूं। ये प्रोविजन लायबिलिटी है और ये प्रोविजन जो है, बोलिए क्या है? कॉन्ट्रा एसेट। इस प्रोविजन को आप एसेट की वैल्यू में से माइनस होता हुआ देखेंगे और इस प्रोविजन को एसेट की वैल्यू में आप ऐड होता हुआ देखेंगे। लेकिन दूसरी जानिब लायबिलिटीज में भी ऐड होता हुआ देखेंगे। ये आपको एसेट में पॉजिटिव में नजर आ रहा होगा, लायबिलिटीज में। अच्छा जी, ये हो गया। अज्यूम करते हैं कि अज्यूम करते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड है और कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट डिवाइडेड बाय कोई रेजिडुअल वैल्यू वगैरह नहीं है, तो बोलिए कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 3 करेंगे ना, कितना आ जाएगा? 137.5 था, डिवाइडेड बाय 3 कर ले, कितना आ गया? 45.8। 45.8 यहाँ तक साथ ठीक है जी। जिंदगी बड़ी गुलजार चल रही है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। सर अब आ जाइए ईयर 1 पे। अब जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो जरा एक टेक्निकल पॉइंट है। मुझे बताओ बेटा, आपने ईयर 0 पे लायबिलिटी कितने पे रिकॉर्ड की थी? बोलो 7.5 पे, ठीक है जी। और आपको नजर ही आ रहा है ईयर 3 पे आपने पे कितना करना है? बोलिए शाबाश, पे कितना करना है? आपकी लायबिलिटी थी यहाँ पे कितने? 7.5। और आपने पे कितना करना है? बोलिए 10। सर हम लोगों ने लायबिलिटी, अल्फाज सुनिएगा, जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के रिकॉर्ड की थी, लायबिलिटी जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के रिकॉर्ड की थी, अल्फाज हजम हो रहे हैं, लायबिलिटी जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के रिकॉर्ड की थी वो ये सोच के रिकॉर्ड की थी कि आज वैल्यू कम है और कल वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। लायबिलिटी जो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल के रिकॉर्ड की वो ये सोच के रिकॉर्ड की कि प्रेजेंट कम है और वैल्यू क्या है? बोलिए ज्यादा। लायबिलिटी वक्त के साथ साथ क्या होगी? बोलिए बढ़ेगी। लायबिलिटी वक्त के साथ साथ क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। इस बढ़ने वाले अमल को हम लोग यहां पे किसी नाम से मुखातिब करेंगे, यानी कि लायबिलिटी जो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल के रिकॉर्ड की थी वो ये सोच के रिकॉर्ड की थी कि प्रेजेंट कम है और वैल्यू ज्यादा है, और लायबिलिटी का बढ़ना वक्त के साथ कहलाता है इंटरेस्ट। क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट। मैं रिपीट करता हूं, ये चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट समझने की बात है। लायबिलिटी जो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल के रिकॉर्ड की थी वो ये सोच के रिकॉर्ड की थी, क्या सोचे थी? ये प्रेजेंट क्या है? बोलिए कम है, और वैल्यू क्या है? बोलिए ज्यादा। और लायबिलिटी का बढ़ना वक्त के साथ साथ क्या कहलाता है? बोलिए इंटरेस्ट कहलाता है। तो सर अब हम करें तो क्या करें? ईयर 0 पे 7.5 पे हमारी लायबिलिटी थी, ईयर 1 आ गया, यानी कि 12 महीने एंड हो गए। क्या हमारी लायबिलिटी आज भी 7.5 है? बोलो, क्या हमारी लायबिलिटी अभी भी 7.5 है? सर 12 महीने का वक्त गुजर गया, वो तो ईयर 0 पे कितने की थी? बोलिए 7.5। तो सर लायबिलिटी अभी हमारी 7.5 तो नहीं है। सर हमारी लायबिलिटी में क्या लगता है इजाफा हुआ ही नहीं हुआ? क्यों हो रहा है इजाफा? सर क्योंकि हम लोगों ने जो अमाउंट पे करने का एक एस्टिमेट निकाला है ना, वो कितना है? बोलो 10। तो हमने 10 पे क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? सर वो तो फ्यूचर वैल्यू है। तो सर हमने फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करके क्या निकाला? बोलिए प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि हम एसेट को उसकी उस दिन की वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, ना कि कल वाली वैल्यू पे। ये बात तो समझ आती है ना यार? तो हम लोगों ने वो हरकत की थी कि फ्यूचर से प्रेजेंट वैल्यू निकाल के रिकॉर्ड करी, ये वाली बात हमें हजम हो गई। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये देख रहा हूँ क्या लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी 7.5 पे और मैंने पे कितना करना है? बोलिए 10। तो क्या पहले साल के एंड पे
मेरी लायबिलिटी में मुझे इजाफा होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अपने पास ईयर 1 पे एक और काम किया जाएगा। ईयर 1 पे एक और काम किया जाएगा। वो क्या काम किया जाएगा कि मैं अपनी लायबिलिटी को बढ़ाऊंगा, लायबिलिटी को बढ़ाऊंगा। ठीक, कितने से बढ़ाऊंगा, क्या ख्याल है? 7.5 थी, 7.5 थी का 10% लूंगा, कितना बनता है बताइए? 7.5 का 10% 0.75। लायबिलिटी को मैंने बढ़ा दिया, डन। सर अब मैं डेबिट भी करूंगा, बोलिए क्या? 0.75 डेबिट करूंगा। सर मैं जो डेबिट करूंगा वो अब मैं क्या करूंगा? अभी हमने यहाँ पे बात की है कि सर लायबिलिटी जो प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड की थी वो ये सोच के रिकॉर्ड की थी कि प्रेजेंट कम है, वैल्यू ज़्यादा है। मैं बार बार अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपके सामने पहली दफ़ा आ रही है, तो अल्फाजों का रेपिटेशन आपके जहनों में और आपकी खुद ज़बान में अल्फाज शामिल हो जाएगा कि मैं क्या अमल करने जा रहा हूँ। ये सोच के रिकॉर्ड की थी कि प्रेजेंट कम है और वैल्यू ज़्यादा है। और लायबिलिटी का बढ़ना वक्त के साथ हमारे किसी एसेट को नहीं बढ़ाएगा, ठीक, हमारे किस को बढ़ाएगा? एक्सपेंस को बढ़ाएगा। उस एक्सपेंस का नाम हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस बोल दें या फाइनेंस कॉस्ट बोल दें। या इस बात को हम एक और अंदाज से भी समझ सकते हैं। वो क्या अंदाज? कि एक ऐसा खर्चा है जो तुम कर तो चुके हो, एक ऐसा खर्चा है जो तुम कर तो चुके हो लेकिन तुमने पे नहीं किया, ठीक, एक ऐसा खर्चा है जो तुम कर तो चुके हो, एसेट कॉस्ट में तुम शामिल तो कर चुके हो लेकिन तुमने पे नहीं किया है। और जब पे नहीं किया है तो सूद तो लगेगा। भाईजान एक चीज आप पे ड्यू हो चुकी है, आपने पे नहीं किए, उसको तुम अपने एसेट कॉस्ट में शामिल कर चुके हो, पे नहीं किया, तो भाई जब तक पे नहीं किया तो सूद तो चढ़ते जाएगा उसके ऊपर। हेलो, ये इसी बात का एक दूसरा रुख मैं आपके सामने कर रहा हूं कि एक ऐसा खर्चा, इसको यूं अज्यूम करो, I16 कहते हैं इसको यूं अज्यूम करो कि एक ऐसा खर्चा है तुम कर तो चुके हो, करने के बाद तुमने क्या किया? उस एसेट की कॉस्ट में उसको शामिल कर लिया लेकिन तुमने अदा नहीं किया। तो जब अदा नहीं किया तो भाईजान एक अमाउंट जो तुमने अदा नहीं किया लेकिन तुम एसेट की कॉस्ट में शामिल कर चुके हो, तो सूद तो उसके ऊपर लगेगा। तो उसने बोला कि सूद रिकॉर्ड करो। क्या ये वाली बात समझ आई? और हर वो लायबिलिटी, चलें ये वाली बात फिर मैं इजाफी कर दूंगा, फिलहाल ये वाली बात समझे, इंटरेस्ट एक्सपेंस बोलो या फाइनेंस कॉस्ट बोले। अब एक बात बताएं, ईयर 1 की कहानी तो यहां पे हुई एंड। ईयर 2 पे मुझे बताओ क्या काम होंगे? ईयर 2 पे बताइए क्या काम होंगे? 2 काम होंगे। एक तो होगा क्या, शाबाश, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन वाला वही वाला आ जाएगा 45.8 हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन निकालने के बाद एक और काम होगा। वो क्या काम होगा? अगेन तुमने अपनी लायबिलिटी को बढ़ाना है, ये बोल के, मैं बोल रहा यार तुम लायबिलिटी को फिर सारा बढ़ा रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो? आप बोलेंगे सर वो जो पेमेंट आपने करनी है ना उसका वक्त करीब और आ रहा है। तो जिस तरह से लायबिलिटी को पे ऑफ करने का वक्त करीब आ रहा होगा तो तुमने क्या करना होगा? अपनी लायबिलिटी को उस पॉइंट पे खड़े होकर अगेन थोड़ा सा क्या करना होगा? बढ़ाना होगा, क्योंकि उसके बाद भी 1 साल मजीद बाकी है। तो मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन एंट्री बना नहीं रहा, सिर्फ वर्बली बोल रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन ईयर 2 में भी एंट्री बनाई जाएगी। और ईयर 2 में एक और काम होगा, वो क्या होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होगा और प्रोविजन कौन सा? लायबिलिटी। लायबिलिटी में बार बार मेंशन कर रहा हूं, लायबिलिटी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा? 7.5 प्लस 0.75 इंटू 10%। 0.825 ये हुआ दूसरे साल के एंड पे काम। और तीसरे साल के एंड पे एक और काम होगा। कौन सा? वो जो नॉर्मल काम होता है वो कौन सा? डेप्रिसिएशन तो आएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन निकालने के बाद एक वो वाला काम फिर से किया जाएगा जो यहां पे किया, यहां पे किया और यहां पे भी होगा, क्योंकि तीसरे साल पे हमारे एसेट की लाइफ क्या हो रही है? बोलिए एंड। तो बताओ शाबाश, इंटरेस्ट कितने से मैं रिकॉर्ड करूंगा और प्रोविजन कितने से मैं बढ़ाऊंगा? बोलो शाबाश। 7.5 प्लस 0.75 प्लस 0.825 इज इक्वल्स टू जो भी आया मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे साथियों? यार ये मेरे पास जगह नहीं है, आप समझ रहे हो बात? 7.5
प्लस 0.75 प्लस 0.825 मल्टीप्लाई बाय होल मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे 10%, तो कितना आ जाएगा 0.9075। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिए। एक बात बताइए, 1 2 3 इन तीनों को प्लस करें जरा। हम्म 9.97। अगर ये काम हम पूरा सारे डिजिट्स के साथ कर रहे होते तो आप मुझे बताइए हमारे पास कितना आ जाता, बोलिए 10 आ जाता। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? यानी कि आप खड़े हुए थे 7.5 पे, लाइबिलिटी को आपने ईयर 1 के एंड पे कितने से बढ़ाया बेटा 0.75, फिर कितने से बढ़ाया 0.825, फिर कितने से बढ़ाया 0.90, तो 7.5 प्लस 0.75 प्लस 0.825 प्लस 0.90 इज इक्वल्स टू कहां पे पहुंच जाएंगे आप बोलिए 10 मिलियन अप्रॉक्स पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा, वो खुद आप जानते हैं कि डेसिमल्स की वजह से डिफरेंस आ रहा होगा। अदरवाइज हमारे पास एक्यूरेटली कितना अमाउंट पहुंच जाता बोलिए 10 मिलियन तक पहुंच जाता। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। तो डिसमैंटलिंग कॉस्ट, हाँ बेटा सर 10 मिलियन और 7.5 मिलियन का डिफरेंस निकाल के 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, कंपाउंडिंग तो 10 नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने ये नहीं करना होगा, इंटरेस्ट यूं नहीं निकालेंगे कि 7.5 और 10 का डिफरेंस हमने लिया तो हमारे पास 2.5 आया और 2.5 डिवाइडेड बाय हम लोग 3 करें, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि लायबिलिटी हर साल सेम अमाउंट से नहीं बढ़ रही है। अगर हम देखते हैं पहले साल के एंड पे तो हमारी लायबिलिटी 7.5 से बढ़ के कितने से बढ़ गई 0.75 से, तो ये लायबिलिटी जो बढ़ गई है हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, इसके ऊपर लगेगा सूद, उसको हम इक्वली डिवाइड नहीं करेंगे। होपफुली ये बात समझ आ गई होगी, आगे बढ़ सकते हैं। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट में क्या हमने किया और इनिशियल मेजरमेंट में हमने क्या किया, इनिशियल मेजरमेंट के अंदर ही हिस्सा आ रहा होता है। इनिशियल मेजरमेंट में क्या बातें आई बोलिए, कितनी बातें हैं 3, कितनी बातें हैं 3। एक है क्या, एसेट की कॉस्ट में हमारे पास 3 तरह की कॉस्ट आएगी, एक आएगी, दूसरा आएगा और तीसरा आएगा डिसमेंटलिंग कॉस्ट। परचेज प्राइस डिसमेंटलिंग, परचेज प्राइस डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट और तीसरा डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ये वाली बात समझ रही? इन तीनों की मदद से हम लोग क्या निकाल रहे होंगे, एसेट की कॉस्ट। ये वाली कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है, रिकग्निशन क्राइटेरिया तुम्हें तारीख बताएगा कि इस तारीख पे तुम अपने एसेट को डेबिट कर सकते हो। एक बार कितने अमाउंट से डेबिट करना है वो हमें कौन सिखाएगा, इनिशियल मेजरमेंट। और इनिशियल मेजरमेंट के अंदर हमारे पास कितनी बातें आ रही हैं बोलिए 3, परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, और हम इसकी एग्जांपल जब आगे जाके देखेंगे ना तो हमारे पास और वैरायटी आएंगी और दिमाग हमारा खुलेगा कि क्या चीज इसमें आ सकती है, क्या हमारे पास चीज नहीं आ सकती। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे कौन सा हमारे पास अब एरिया आ रहा है। हमने ऑब्जेक्टिव की बात हमने कर ली, हमने स्कोप को देख लिया, हमने डेफिनेशन देख ली, पीपी की रिकग्निशन पे हमने जरा जोर दिया था। कितनी बातें दी रिकग्निशन में, 2। जोर इसलिए दिया क्योंकि थ्रू आउट अब आप जितनी भी एसेट्स पढ़ेंगे उस एसेट की अपनी रेलेवेंट डेफिनेशन तो होगी, लेकिन पहले हम लोगों ने एक पास लेना होगा कि भाई रिकग्निशन क्राइटेरिया वो मीट कर रहा है नहीं कर रहा। नहीं कर रहा होगा तो फिर तो आगे हम बात कर ही नहीं सकेंगे। और इनिशियल मेजरमेंट के अंदर हमारे पास 2-3 बातें आ चुकी हैं, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट की भी समझ आ गई हो। चले जी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगला एरिया आ रहा है हमारी सीक्वेंस के मुताबिक, सीक्वेंस तो कुछ भी हो सकती है लेकिन हमने अपनी तरतीब अपनाई हुई है कि ऑब्जेक्टिव के बाद स्कोप, स्कोप के बाद क्या डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद रिकग्निशन, रिकग्निशन के बाद इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट के बाद ये तरतीब मैंने अपने हिसाब से बनाई। बेसिकली जो कोर्स का कंटेंट है वो हमने कवर अप करना है, तरतीब जो है वो मेरी अलग होगी, दूसरे टीचर की अलग होगी, लेकिन घूम फिर के कंटेंट हमने कवर करना है, कंटेंट सबका सेम ही होगा। अच्छा जी, तो सब्सिक्वेंट कॉस्ट या सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि आगे आने वाले वक्तों में एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे जो खर्चा होगा उसका क्या करना है। तो यहाँ पे हम कुछ रिकॉल कर लेते हैं। एक होता है हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंस और दूसरा कौन सा होता है, कैपिटल एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है, प्रोवाइड बेनिफिट्स अप टू
1 ईयर, और ये क्या होता है, प्रोवाइड बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। अच्छा जी, जो सब्सिक्वेंट कॉस्ट है इसके बारे में हमें कुछ बातें बताई गई हैं। या तो सब्सिक्वेंट कॉस्ट को आप क्या करोगे, एक्सपेंस आउट करोगे, या तो क्या करेंगे उसको बोलिए, कैपिटलाइज करेंगे। वो खर्चा जो हम नॉन करंट एसेट पे करते हैं और उस खर्चे से एसेट की, सुनिएगा, लाइफ, उसकी एफिशिएंसी, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्वांटिटी या उसका क्वालिटी ऑफ आउटपुट, आई रिपीट सर, ऐसा खर्चा जिसके करने से एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे, इधर सुनिएगा यार, मेरे पास नॉन करंट एसेट ऑलरेडी यूज में है, मैंने खर्चा किया, और खर्चा जब मैंने किया एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे, तो उस खर्चे से उस एसेट की लाइफ, उसकी कैपेसिटी, लाइफ से मतलब ये कि उसकी लाइफ थी 10 साल, खर्चा जब मैं कर रहा हूं तो उसकी लाइफ बढ़ नहीं रही है, उसकी लाइफ बढ़ नहीं रही है, लाइफ मेंटेन है। सर उसकी कैपेसिटी जो थी, सर मेरे पास फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है, उसके 3 फ्लोर हैं, मैं खर्चा कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि उसकी सफाई सुथराई पे जो खर्चा हो रहा है तो एक फ्लोर खुद ब खुद पैदा और हो जाए, ऐसा नहीं है। या हमारे पास इतना हमने रगड़ाई की कि एक एरिया और हमारे पास निकल आ गया, ऐसा नहीं है। सर लाइफ, उसकी कैपेसिटी लाइफ वाली बात तो बड़ी समझ आती है, लाइफ भाई 10 साल रिमेनिंग थी, तो जब खर्चा किया जा रहा है तो लाइफ रिमेनिंग ही अचीव हो जाएगी, लाइफ में इजाफा नहीं हो रहा है, लाइफ कैपेसिटी। ठीक, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक व्हीकल है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होती है, 10 बंदे बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जब उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रही है तो यार एक बंदे की गुंजाइश हमने और निकाल दी, ऐसा नहीं हो रहा। कैपेसिटी मोस्टली जो यूज किया जाता है वर्ड कैपेसिटी का, वो प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में। लाइफ कैपेसिटी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्वांटिटी, ठीक, क्वालिटी ऑफ आउटपुट। अगर इन खर्चों से, इन 4-5 चीजों में इजाफा नहीं होता, मेंटेन रहता है, तो सर इस तरह के खर्चे को हम लोग नाम क्या देंगे, बोलिए, क्या करेंगे इस तरह के खर्चे को? एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे खर्चा हुआ, उस खर्चे करने से ना उसकी लाइफ बढ़ी, ना उसकी कैपेसिटी बढ़ी, ना एफिशिएंसी बढ़ी, ना क्वांटिटी बढ़ी, भाई 10 यूनिट बनते थे 10 ही बन रहे हैं, ना उसकी जो क्वालिटी थी ना उसमें किसी किस्म की कोई इंप्रूवमेंट आई। तो जब लाइफ, कैपेसिटी, एफिशिएंसी और क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ आउटपुट बरकरार रहा, तो इस तरह के खर्चे को हम लोग एसेट की कॉस्ट में शामिल, बोले, नहीं करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, बोले, शाबाश, एक्सपेंस आउट। समझ आती है बात? हमने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर ली और इतनी सारी बातें की, लाइफ नहीं बढ़ी, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, किसी में इंप्रूवमेंट नहीं आई, कोई भी इजाफा नहीं हुआ, तो सर ऐसे खर्चे को जो एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे होगा और ये जवाब आएगा, तो उस खर्चे को हम लोग एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, बोलिए, एक्सपेंस आउट। अमूमन ये जो होते हैं हमारे, ये होते हैं डे टू डे खर्चे होते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ लेबर है, या हम बोलते हैं कि स्मॉल पार्ट्स वगैरह हैं, ठीक, एटसेट्रा। सर मशीन इस्तेमाल हो रही है, इस्तेमाल करने के लिए छोटे मोटे पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, पार्ट्स खराब हो जाते हैं, तो सर उसकी रिप्लेस हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लाइफ बढ़ जाए, कैपेसिटी बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, या क्वांटिटी बढ़ जाए, या क्वालिटी बढ़ जाए। अगर जवाब इन सब का आ रहा है कि नहीं बढ़ा, मेंटेन है, तो उस खर्चे को क्या नाम देंगे, बोलिए, रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर देंगे, और उस खर्चे को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे और चार्ज कर देंगे एज एन एक्सपेंस। ठीक हो गई बात? बहुत सारी बातें जो मैंने वर्बली बोली हैं वो लिखी नहीं है यहाँ पे, वो सिर्फ आपके जहनों में 2-4 दफा रिपीट करने के बाद। अब सर कैपिटलाइज में यहाँ पे कुछ बातें हैं।
कैपिटलाइज कब कब होगा? इंक्रीज आइदर, यहां पे बोलता हूं लाइफ कैपेसिटी एफिशिएंसी, क्वांटिटी, क्वालिटी। ठीक सर, खर्चा हुआ एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे और उस खर्चे का नतीजा ये निकला कि लाइफ जो रिमेनिंग थी ना 10 साल, वो 10 साल से बढ़ के अब हो गई है 12 साल। अब आप मुझे बताइए, जहां हमें बेनिफिट मिलने थे, रिमेनिंग लाइफ रह गई 10 साल, खर्चे करने की वजह से अगर रिमेनिंग लाइफ भी अभी भी 10 साल है तो बताइए कौन सा खर्चा होगा? रेवेन्यू एक्सपेंस। लेकिन खर्चा करने की वजह से सर रिमेनिंग लाइफ में इजाफा हो गया, 10 से कितनी हो गई बोलिए? 12। तो इसका मतलब हमें 2 साल मजीद क्या हासिल होने हैं? बेनिफिट्स। तो इसका मतलब इस तरह के खर्चे को शैनन ने क्या बोला, तुम क्या करोगे? बोलो कैपिटलाइज। सर लाइफ बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई, 2 फ्लोर थे 3 फ्लोर बना लिए, ये वाली बात समझ आ रही है? एफिशिएंसी, सर हमारी मशीन जो प्रोडक्शन करती थी वो 1 घंटे के अंदर 10 यूनिट बनाती थी, सर अब 1 घंटे के अंदर 10 नहीं, हमारे 1 घंटे के अंदर 15 यूनिट बनते हैं। तो इसका मतलब अगेन ये क्या शो हो रहा है? हमारी एफिशिएंसी जाहिर हो रही है। तो 10 के बजाय 15 यूनिट बन रहे हैं, तो सर इसका मतलब हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है तो हम ज्यादा ऑर्डर ले सकते हैं, हम ज्यादा माल बेच सकते हैं। इसका मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जब वो हुआ और उसके होने पे आपको लग ये रहा है कि यार हमारी एफिशिएंसी में कहीं ना कहीं इजाफा होगा या हमारी अर्निंग कैपेसिटी में कुछ इजाफा होगा, तो ऐसे खर्चे को हम क्या करेंगे? बोलिए एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, क्या कर देंगे? बोले शाबाश, कैपिटलाइज कर देंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, नीचे मेरे पास इसका स्पेस नहीं है, मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि इसका क्या करना है। अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं तो उसको लिखना भी पड़ेगा। दूसरा आता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। और तीसरा आता है हमारे पास मेजर इंस्पेक्शन, मेजर इंस्पेक्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। और तीसरा क्या आ जाएगा हमारे पास? मेजर इंस्पेक्शन। सर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? बोलिए सर, एक होता है छोटा मोटा पार्ट रिप्लेस कराया, मशीन को जब हम यूज करे थे तो हमें बता दिया गया था कि आए रोज इतने घंटे मशीन चलेगी, पार्ट जो है दिन में 6 घंटे मशीन चलेगी, पार्ट जो उसका घिस जाएगा, फिर तुमने नया पार्ट लगाना होगा। 12 घंटे चलेगी, यानी कि मशीन को कंटिन्यूसली यूज करने के लिए तुम्हारे कंटिन्यूस बेसिस पे खर्चे होने हैं। ठीक, तो अगर कंटिन्यूसली खर्चे होने हैं उस मशीन को चलाने के लिए, तो आप मुझे बताइए सर वो पार्ट्स मुसलसल क्या किए जा रहे हैं? रिप्लेस किए जा रहे हैं, वो घिस रहे हैं, नए पार्ट लग रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो ऐसे खर्चे को हम लोग क्या करेंगे? बोले शाबाश, एक्सपेंस आउट। अब सर हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इस तरफ, यहाँ पे हम स्मॉल पार्ट्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। और यहाँ पे वो पार्ट्स हैं जिसकी कॉस्ट क्या है? बोलिए सिग्निफिकेंट। तो अगर पार्ट रिप्लेस हुआ, सुनना, और उस पार्ट की कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट थी, इममटीरियल थी, इनसिग्निफिकेंट यानी कि कम नौयत की थी, तो हमने क्या बोल दिया? उसको क्या करेंगे? एक्सपेंस आउट। तो सर पार्ट की अदली बदली यहां पे भी होती है, ठीक, पार्ट यहां पे भी बदले जाते हैं, लेकिन अगर यहां पे बदले जा रहे हैं तो इसका मतलब, और कैपिटलाइज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये किस नेचर के पार्ट्स होंगे? सर इन पार्ट्स की जो कॉस्ट होगी वो सिग्निफिकेंट होगी। तो अगर पार्ट की कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, बड़ी कॉस्ट है, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि उन पार्ट्स को तुमने एक्सपेंस आउट नहीं करना, क्या करना होगा? एसेट की कॉस्ट में उसको शामिल कर देना होगा। तो ये रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स जो हैं वो क्या है? ये वो पार्ट्स हैं जिनकी कॉस्ट क्या है? बोलिए सिग्निफिकेंट है। और यहाँ जो पार्ट्स हैं उनकी कॉस्ट क्या है? बड़ी इनसिग्निफिकेंट है या इममटीरियल है। हम मटीरियल और इममटीरियल का वर्ड भी फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, मटीरियल वर्सेस इममटीरियल। एनी आइडिया? क्योंकि बात मुंह से निकली है तो इसको भी जरा देख लेते हैं अपने डिस्कशन को थोड़ा सा होल्ड करके कि मटीरियल इममटीरियल में क्या डिफरेंस होता है। एनी आइडिया? सर हर वो इंफॉर्मेशन जिससे यूजर की डिसीजन लेने की सलाहियतें अफेक्ट हो सकती हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं मटीरियल। आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस कंपनी में मैं एम्प्लॉय हूँ, पता चला मैंने ही बताया कि यार वहां पे किसी एम्प्लॉय ने ना 10 मिलियन की चोरी की है, या 10 लाख की चोरी की है, 10,000 की चोरी की है। या आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो उस कंपनी में जहां पे मैं एम्प्लॉय हूँ, मैंने आपको बता दिया कि यार वहां पे ना एक एम्प्लॉय ने चोरी की है, कितने की? 10 लाख की।
तो आपके लिए इंफॉर्मेशन क्या रेलेवेंट है या नहीं? सर है तो सही, हाँ ठीक है, हमारी नॉलेज में बात आ गई। क्या आपका ये जो डिसीजन मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का था, ये अफेक्ट हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता ही नहीं हो सकता सर। हजारों एम्प्लॉइज हैं, कंपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वर्सेस, अब सुनना, मैं आपका दोस्त हूं, आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पे मैं एम्प्लॉय हूं, मैंने आपको बताया यार फला शख्स चोर है, उसने 10 लाख रुपए चुराए और भाग गया साला। वर्सेस मैंने आपको बताया यार ये जो हमारी कंपनी की डायरेक्टर है ना, इन्होंने चोरी की और ये फरार हो गई हैं, भाग गई हैं, फ्रॉड हैं। सही है, डायरेक्टर्स में से चोरी हुई है। तो अब आप मुझे, अच्छा वहां के सारे डायरेक्टर ही चोर हैं मिसाल के तौर पे, अब आप मुझे बताइए, अब यू आर इन अ पोजीशन टू डिसाइड कि यार आपके लिए ऐसा तो हजारों लोगों ने 2-2 रुपए की 10-10 रुपए की चोरी की, भाई मैं गंदी लानत देके भाग रहे हैं, क्यों जा रहे हो कि भाई यार वहां पे लोग चोर हैं? यार एक होता है सेठ का चोरी करना और एक होता है एम्प्लॉय का चोरी करना, दोनों में फर्क है। एक होता है ना घर में मासी ने चोरी की है, ठीक है, तो यार मतलब करते हैं, और एक तरफ होता है कि यार मतलब समझ रहे ना, तो बाप मुझे बताइए रिश्ते के लिए आप गए हुए तो वहां पे क्या सिनेरियो चल रहा होगा? हाँ यार मासी तो चोरी करती है, लेकिन वहां पे जो बड़ा भाई है उसकी जो वो है ना, मतलब वहां पे अच्छा, तो मतलब खवातीन का रिएक्शन किस बात पे आएगा, मासी की चोरी पे या वो दूसरी चोर? अच्छा मतलब ये वाला रिएक्शन जो है वो जाहिर सी बात है किसी के घर के फर्द ने अगर चोरी की हुई होगी तो वहां पे आएगा। तो कहने का मतलब ये है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपके फैसले को अफेक्ट कर सकती है? मैं यहाँ पे मासी और भाभी बहू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एम्प्लॉय की वर्सेस डायरेक्टर। ये इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए हैसियत रखती है, ये इंफॉर्मेशन आपके डिसीजंस को अफेक्ट कर सकती है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए मटीरियल है। तो हर वो इंफॉर्मेशन जिससे यूजर की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी मुतासिर हो सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मटीरियल इंफॉर्मेशन। तो मटीरियल के अंदर भी एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। ऑडिट के अंदर इस चीज को तफसीलन आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट की भी थोड़ी सी बात हो रही है। चूंकि जबान से अल्फाज निकल गया, मैं ये नहीं समझूंगा कि यार आप सब लोगों को बातें पता है, क्योंकि पीआरसी 4 में मैंने देखा भाई क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है और किन चीजों पे इतनी तवज्जो नहीं दी गई है, तो वो चीजें यहाँ से हम हो के ही आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात आती है कि यार हमने बात की कि एम्प्लॉय चोरी है, डायरेक्टर चोरी है। दूसरी जाने मैं ये बोलता हूँ कि यार दूसरा सिनेरियो क्रिएट करें, जिस कंपनी की आप फाइनेंसेस देख रहे हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस आपको जो नजर आ रहा है, इसमें 10 रुपए की चोरी है या 10 रुपए का एक्सपेंस ओवर या अंडर है, मिलियंस का प्रॉफिट है, ठीक है जी। और वहां पे मैं बता रहा हूँ कि यार वहां की मैंने अकाउंट्स बनाया, वहां पे देखा वहां 10,000 को मैनिपुलेट किया हुआ था, ऊपर नीचे किया हुआ था, एक्सपेंस ओवर अंडर हुए हुए, तो प्रॉफिट जितना नजर आ रहा है आपको 10 लाख का, तो यार इसमें तकरीबन 5,000 का जो प्रॉफिट है ना वो ओवर स्टेट हुआ है। और वर्सेस यार ये 10 लाख का प्रॉफिट जो आ रहा है ना, इसमें तकरीबन 3 लाख का जो एक्सपेंस है ना वो अंडर स्टेट हुआ है, तभी प्रॉफिट जो है वो 10 लाख पे पहुंचा है, अदरवाइज 7 लाख होता। अब आप बताइए, यहाँ पे एम्प्लॉय या डायरेक्टर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है नंबर्स को लेकर। तो वो नंबर्स जो आपके फैसले को अफेक्ट कर सकते हैं, अब आपके सामने खुद ही बात आ रही है, 5,000 वर्सेस 2 लाख या 3 लाख, प्रॉफिट कितने का आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का प्रॉफिट आ रहा है वर्सेस 5,000 रुपए एक्सपेंस ओवर अंडर हो गया है, आपके लिए ये वाली बात मैटर नहीं करती, ठीक। इस सारी चीज की तफसील जो है मटीरियलिटी के हवाले से आधा 1 घंटे का तकरीबन पूरा एक लेक्चर होता है मटीरियलिटी के हवाले से, वहां पे ऑडिट में पढ़ेंगे। यहाँ पे फिलहाल हमने सिर्फ इतनी बात की कि आप क्लास में बैठे हुए और 5 रुपए का नोट गिरा हुआ है वर्सेस 1,000 रुपए या 5,000 रुपए का नोट गिरा हुआ है, तो आप मुझे बताइए, देखें आपके चेहरे से मुस्कुराहट आ रही है कि 5 रुपए या 500 या 5,000, तो 5,000 रुपए का जो नोट होगा वो होगा किसी और का, लेकिन चिंता आपको लगी हुई होगी, पूरे 2 घंटे का लेक्चर आपके लिए बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब आपके लिए इंफॉर्मेशन मटीरियल है। हमारा मकसद सिर्फ बात को समझना है, ठीक, समझ आ गई बात? तो हम अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। अगर वो पार्ट क्या है बोलिए, सिग्निफिकेंट है, ठीक, तो उस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, एसेट की कॉस्ट का क्या बना देंगे बोलिए, पार्ट बना देंगे, यानी कि कैपिटलाइज होगा। अब बात यहाँ पे तीसरी हम कर लेते हैं मेजर इंस्पेक्शन। मेजर इंस्पेक्शन के हवाले से कुछ यूँ की जाती है बात कि लेट्स सपोज हमारा एक एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट कराची से इस्लामाबाद या कराची से लाहौर जब जाएगा तो उसकी अगली फ्लाइट के लिए कराची से लाहौर गए, लाहौर से फिर कराची आना है। अब आप मुझे बताइए, जब कराची से लाहौर गए तो कराची पोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे उसकी इंस्पेक्शन हुई होगी, ये थोड़ी ये पूरा प्लेन खोल खाल दिया होगा और वो उसके टायर भी निकाल दिए, इंजन भी निकाल दिए, सीटें भी निकाल दी और फिर उसकी हम लोग क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और फिर जो है अगली फ्लाइट के लिए वो अवेलेबल होगा। ऐसा होता ही नहीं होता सर, ऐसा तो नहीं होता।
इतनी कोई थोड़ी जांच पड़ताल की जा रही होती सीट को खोल खाल के, टायर के कितने घिसे हैं और कितना इंजन चला है। सर एक जनरल इंस्पेक्शन हो रही होती है। आप भी खुद कराची से अगर फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हैं, बाय रोड जा रहे हैं, तो आप एक इंस्पेक्शन करवाते जरूर है सर्टेन किलोमीटर्स के बाद। गाड़ी के इंजन ऑयल देखते हैं, गाड़ी के टायर देखते हैं, पानी वगैरह चेक कर रहे होते हैं। बेसिक जनरल इंस्पेक्शन है, ऐसा है कि नहीं है? ये जो जनरल इंस्पेक्शन है क्या ये रिक्वायर्ड होती है या नहीं होती? बोलिए, होती है। क्या इस जनरल इंस्पेक्शन से उस एसेट की कॉस्ट या उसकी एफिशिएंसी या उसकी कैपेसिटी या क्वांटिटी या क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट आती है? नहीं सर, ये तो रिक्वायर्ड मेंटेनेंस है, ये रिक्वायर्ड इंस्पेक्शन है जो कि अगले सफर पे जाने से पहले हमने सर्टेन किलोमीटर्स के बाद रुक के करवानी पड़ेगी। ये मैंडेटरी है। ये वाली बात समझ रही? तो इस तरह की इंस्पेक्शन जो है उसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंस आउट। समझ आ रही है बात? और सिर्फ जो एविएशन लॉ है अज्यूम करते हैं, वो कहता है कि सर्टेन किलोमीटर, सर्टेन आवर्स इंजन चलने के बाद आपने, या सर्टेन किलोमीटर या सर्टेन आवर्स या सर्टेन घंटे चलने के बाद आपने एयरक्राफ्ट का या अपने बसेस का या अपने व्हीकल्स का जो रोड पे चलती हैं उसका क्या करवाना है? इंस्पेक्शन कराना है। हर 100 किलोमीटर के बाद नहीं, हर 200 किलोमीटर के बाद नहीं, हर 2 साल में जो रोड पे बसेस चल रही हैं या एयरक्राफ्ट आपके इस्तेमाल हो रहे हैं, एविएशन लॉ के मुताबिक अज्यूम करें कि उन्होंने कहा कि हर 2 साल या 3 साल बाद जाके क्या होनी है? बोलिए, उसकी इंस्पेक्शन होनी है। तो ये जो इंस्पेक्शन होगी ना, ये कंटिन्यूअसली इंस्पेक्शन नहीं हो रही है, सर्टेन टाइम बाद होगी एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशन। ये वाली बात समझ आई? तो सर इस तरह की इंस्पेक्शन को हम लोग क्या करेंगे? इस तरह की इंस्पेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं? बोलिए, मेजर इंस्पेक्शन का। उस मेजर इंस्पेक्शन को हम लोग IS 16 के मुताबिक क्या करेंगे बेटा? कैपिटलाइज। एक छोटी सी न्यूमेरिकली बात को समझते हैं। हमारा एक एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, 100 है उसकी कॉस्ट। इधर सुनिए, लाइफ उसकी 10 साल है। लाइफ उसकी कितनी बोलिए? 10 साल। तो हम लोग को कहा यह गया कि हर 3 साल के एंड पे आपने क्या कराना है? अपने व्हीकल की बात कर लेते हैं। व्हीकल का आपने क्या कराना है? इंस्पेक्शन कराना है। एयरक्राफ्ट भी ले सकते हैं हम लोग। हमने क्या कराना है? उस एसेट का इंस्पेक्शन कराना है हर 3 साल। कितने बाद? 3 साल। ऑल्दो उस व्हीकल की लाइफ कितनी है? 10 साल। तो मुझे बताइए 100 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 10। कितना आएगा? 10 आएगा। यहां तक साथ हैं? तो कितनी हो जाएगी इसकी कैरिंग वैल्यू? बोले शाबाश, 90। सर हर 3 साल के एंड पे हम लोग ने क्या करानी है? उसकी मेजर इंस्पेक्शन करानी। और जो मेजर इंस्पेक्शन कराएंगे उसके अगेन 3 साल बाद जाके फिर से हमने क्या करवानी होगी? इंस्पेक्शन करानी होगी। क्या ये बात समझ आ रही है? तो इसने हमें ये बोला कि जो आप मेजर इंस्पेक्शन करा रहे हो ना, सही है जी, उसमें जितना भी तुम्हारा खर्चा आ रहा है मेजर इंस्पेक्शन पे, अज्यूमिंग खर्चा आया तुम्हारे पास 50 का, या हम कह लेते हैं खर्चा कितने का आया? 60 का खर्चा आया। उसने कहा कि एसेट की कॉस्ट में इसको क्या करो? बोलो, 10 कराओ। और फिर इस एसेट को तुमने जब कैपिटलाइज कर दिया तो उसको डेप्रिशिएट भी करो। लेकिन जब तुम डेप्रिशिएट करोगे ना, तो 60 डिवाइडेड बाय 10 नहीं होगा। 60 डिवाइडेड बाय हर 3 साल बाद, हर 2 साल, हर 4 साल बाद जाके जो भी हमें बताया गया, हम क्या करेंगे? उसको डेप्रिशिएट करेंगे ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ इंस्पेक्शन, ना कि ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ दैट एसेट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास अमाउंट आएगा ना, ये क्या होगा? हमारे पास मेजर इंस्पेक्शन वाले एसेट की अलॉन्ग विद व्हीकल की टोटल क्या आ जाएगी? बोलिए, कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। तो मेजर इंस्पेक्शन वाली बात का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि हर इंस्पेक्शन जो है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती, और हर इंस्पेक्शन जो है वो एसेट के कॉस्ट का पार्ट अगर नहीं बनती तो मतलब डेप्रिशिएट भी नहीं होती। मेजर इंस्पेक्शन जो है वो किसका पार्ट बनेगा? बोलिए, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। और एसेट की कॉस्ट का जब पार्ट बनेगा तो इसका मतलब उस मेजर इंस्पेक्शन वाले एसेट को क्या किया जाएगा? कैपिटलाइज किया जाएगा। और कैपिटलाइज करने के बाद उसको व्हीकल की लाइफ पे डेप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, उसकी जो अगली इंस्पेक्शन होनी है, वो जो डेट बताई गई है उस पर उसको स्प्रेड किया जाएगा। समझ रही बात? ये हमारा थोड़ा सा डिस्कशन था किसके हवाले से। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें लिखनी है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा।
मैं बस कोशिश में लगा हूँ जल्द से जल्द मैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे पहुंच जाऊं ताकि आप लोग को भी मसरूफ रख सकूं। ये बातें ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेंगे तो मैं सिर्फ थोड़ा सा हवाला दूंगा, आगे बढ़ जाएंगे। रात दिन में वहां पे रुका हूं, कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होगा कि न्यूमेरिकल आ रहे हैं, थोड़ा थ्योरी वहीं पे हाथों हाथ दी जा रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक बुनियादी थ्योरी है। ऊपर देखिए हेडिंग क्या लगी हुई है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। या तो मैं अपनी बात को इतना सिंपल बोल सकता था कि भाई कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, देखो मेरे लिए काम को कंक्लूड करना पता है कितना आसान था अगर मैं ये बात नहीं करता। खर्चा हुआ, उस खर्चे से लाइफ कैपेसिटी, एफिशिएंसी, क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ आउटपुट, 5 चीजें रटवा दी, मेंटेन हो रही हैं, एक्सपेंस आउट करेंगे, बर्न कैपिटलाइज, चलो जी ये काम खत्म। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ होता है कि यार एक होता है रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट होता है और एक मेजर इंस्पेक्शन होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा यार ये तुमने पढ़ा तो नहीं है, स्टैंडर्ड में तो है, तभी इस बात को थोड़ा सा ना डंडी नहीं मार सकते, यहाँ पे स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। और तो मेरे लिए कितना सिंपल था कि मैं बोलता कि भाई खर्चा हो रहा है, अर्निंग कैपेसिटी वही की वही खड़ी हुई है, तो इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस, खर्चा हो रहा है लेकिन अर्निंग कैपेसिटी क्या हो रही है, बोलिए बढ़ रही है, तो क्या बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंस, यहाँ पे बात दफन हो सकती है। लेकिन हमने हमारी मजबूरी क्या है यार, हम लोग कोर्स पढ़े तो हमारे स्टैंडर्ड में ये बात है तो हमने इस चीज़ को डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी या आपकी मर्जी नहीं चल सकी। अच्छा, बुक्स को आपने फॉलो जरूर करना है। बुक को फॉलो करने की मैं इसलिए फरमाइश आपसे कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें बुक में मौजूद हों और मुझसे वो स्किप हो गई हों, या ये ज़रूर होगा कि बुक के अंदर मौजूद नहीं होंगी लेकिन एडिशनली चीज़ें मैं यहाँ पे ज़रूर डिलीवर कर रहा हूँ। वो इस वजह से क्योंकि आईकेप ने क्या बोला, हमने कुछ बात की थी ना पेपर के फैक्ट्स को लेके, क्या हमने बात बोली थी, या हमने बात ये भी की थी कि बच्चा फेल क्यों होता है। इस बात को मैं बार बार बोलते रहूंगा, बच्चा फेल क्यों होता है। बच्चा बोलता है मैंने प्रैक्टिस कर ली है, बस इसी जैसे सवाल आएंगे अगली दफा पास करो, तो वो स्टेप्स बना लेता। आईकेप ने बात बड़ी बात से बोल दी कि भाई अगर तुम रटे रटाए स्टेप्स की बेसिस पे जाते हो तो ठीक है, बहुत सारी जगहों पे तुम्हारा इस तरह का एफर्ट जो है वो काम तो आ जाएगी, लेकिन हर दफा इस तरह से चलेगा नहीं, हर तरह इस तरह से चलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखना है। बाकी इंशाल्लाह मेहनत करेंगे यार। करने वाले लोग भी जो हैं वो ऐसा तो नहीं है ना कि आप चुपके से देख रहे हो अलग से दिखते हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल से लोग हैं। आप मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो वो क्यों नहीं आपको कामयाब करेंगे। और सबसे ज़्यादा आपके माँ बाप आपसे बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो आप मेहनत करो, अल्लाह ताला आपके साथ है। दुनिया की ऐसी की तैसी यार, हम किसी और शैतान नमरूद से कोई मदद नहीं मांग रहे, हम तो मदद किससे मांग रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। और ये हमारा राइट है क्योंकि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, और हम उससे मदद मांगेंगे दुनिया की ऐसी की तैसी। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा मेरे पास जगह नहीं है, मैं लिखवा देता हूं, अगली क्लास में कहीं ना कहीं लिख लेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ऐड टू बुक वैल्यू, यानी कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट खर्चा हो गया ना, तो क्या करेंगे सर, अब क्या करना है, एडेड टू बुक वैल्यू and depreciated over its remaining useful life। सर 100 का खर्चा हुआ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हेलो 100 का खर्चा हुआ, सर क्या करें, सर एसिड की कॉस्ट में ऐड करें। अच्छा, यानी कि एसिड में जाके हमने प्लस करा दिया 100, फिर क्या करेंगे, जो एसिड की रिमेनिंग लाइफ रह गई ना उस पर उसको डेप्रिशिएट कराएंगे, एडेड टू बुक वैल्यू एंड डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट रिप्लेस हुआ, सर एसिड की कॉस्ट में शामिल करेंगे, काम शामिल करेंगे। दूसरा, सर रिप्लेस हुआ है ना, तो पुराना पार्ट हमारे पास से गया और नया पार्ट हमारे पास आया, समझ आई बात। यहां पे गया कुछ नहीं है, यहां पे आया है, तो यहां पे क्या बोला, ऐड कराया जाएगा उस खर्चे को एसिड की बुक वैल्यू में, और फिर डेप्रिशिएट कराया जाएगा एसिड की रिमेनिंग लाइफ पे। डन। यहां पे क्या होगा, एसिड की जो बुक वैल्यू होगी उसमें ऐड तो जरूर होगा, डन। साथ साथ जो पुराना पार्ट है उसको हम लोग निकालेंगे भी। एडेड टू बुक वैल्यू प्रोवाइडेड डिस्पोजल ऑफ, एक तो ये सीटी बज रही है ना, एडेड टू बुक वैल्यू एंड एडेड टू बुक वैल्यू प्रोवाइडेड, ऐड कराया जाएगा किधर बोलिए, बुक वैल्यू में, प्रोवाइडेड डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एसिड इज रिकॉर्डेड। यानी कि देखो इन दोनों में कॉमन क्या बेटा, बुक वैल्यू में ऐड करना है, बुक वैल्यू में ऐड करना है, रिमेनिंग लाइफ पे इसको डेप्रिशिएट करना है, रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है।
सही है जी, ये दोनों चीजें बात सेम है। इसमें एक इजाफी काम और करना होगा, वो जो पुराना एसेट जो जा रहा है ना उसको उसका डिस्पोजल रिकॉर्ड करना भूलना नहीं, अदरवाइज क्या हो जाएगा कि एसेट तुमने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया, वो एसेट की बुक वैल्यू में ऑलरेडी शामिल है, तो इसका मतलब एसेट तुम्हारी बुक्स में क्या हो जाएंगे, बोलिए ओवरशूट हो जाएंगे, व्हिच इज रॉन्ग। यानी कि एक चीज तुम्हारी बुक्स में मौजूद है ही नहीं और फिर भी तुम क्या कर रहे हो, उसको डेप्रिशिएट करा रहे हो और बुक वैल्यू तुम्हारी, हाँ जी सर जो नया पार्ट हम जाके ऐड करेंगे वो तो न्यू होगा तो उसकी अच्छा सुनिए, इन्होंने कहा कि सर वो जो हम नया पार्ट लेके आ रहे हैं, सुनिए सवाल इनका बड़ा जबरदस्त है, सर वो जो हम नया पार्ट लेके आ रहे हैं उसकी लाइफ तो बिल्कुल जेन्युइन 0 मीटर होगी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ने हमें ये बोला कि अगर उस पार्ट की कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, ठीक है जी, और उसकी लाइफ उस एसेट की लाइफ से डिफर करती है, तो तुमने उसको एज एन सेपरेट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करना होगा और फिर उसको उसकी रिमेनिंग लाइफ पे तुम क्या करोगे, डेप्रिशिएट करोगे। ठीक हो गया। और मेजर इंस्पेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मेजर इंस्पेक्शन में क्या किया, ये बातें मैं लिखवा दूंगा ताकि आपके पास एक डॉक्यूमेंट बन जाए। मेजर इंस्पेक्शन में क्या होगा, एसेट की बुक वैल्यू में ऐड हो जाएगा या तो वो सेपरेट एसेट के तौर पे आ जाएगा और फिर उसको उसकी रिमेनिंग लाइफ पे क्या किया जाएगा, डेप्रिशिएट कराया जाएगा। फिलहाल आपने मेरे भाइयों बहनों समझना क्या है, समझना सिर्फ ये है कि एक्सपेंस हमारे पास 2 तरह के होते हैं, बात को बिल्कुल सिंपल रखें। एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंस, एक होगा कैपिटल एक्सपेंस, ये बातें सब जानते हैं, PRC 4 या इंटर कॉमर्स सब ने पढ़ा हुआ है, तो सबको पता है कि एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस, एक होता है कैपिटल एक्सपेंस। अपने बात को कंक्लूड करें, वो खर्चे जिसका बेनिफिट हमें 12 महीनों के अंदर अंदर मिलता है तो बच्चा बच्चा बोलता है ये कौन सा है, और वो खर्चा जिसका बेनिफिट हमें 12 महीनों के बाद मिलेगा क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंस। बोलते तो खर्चा है लेकिन हम लोग उसको खर्चा ट्रीट नहीं करते, उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते। डन। अब सर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे किए जाते हैं, अब उनकी जब हम बात करते हैं तो उन खर्चों में कुछ को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट, और कुछ को करेंगे कैपिटलाइज। अभी सिर्फ हमने ये ज़हन बनाना है कि किन को करना होगा एक्सपेंस आउट और किन को करना होगा कैपिटलाइज। तो बात सिंपल सी थी कि अगर एफिशिएंसी, लाइफ कैपेसिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी में मेंटेन है तो रेवेन्यू एक्सपेंस बोलो, और अगर इन 5 चीजों में आप क्या देख रहे हो, इजाफा देख रहे हो, तो क्या करेंगे, कैपिटलाइज। खाली यहां पे हमने बात को रोका नहीं, हमने बोला भाई अगर ये सूरत हाल आ जाती है, ये वाली बात इस डिस्कशन में नहीं हुई थी जो अभी अभी मैं कर रहा था, अगर पार्ट कोई रिप्लेस हुआ और उस पार्ट की कॉस्ट सिग्निफिकेंट है तो क्या करना पड़ेगा, उस पार्ट को तुमने क्या करना पड़ेगा, बोलिए कैपिटलाइज करना पड़ेगा और फिर उसको डेप्रिशिएट कराओ, ये जहन बना लेना। और अगर इंस्पेक्शन जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे हो रही है तो सर उसको जो है वो तुम अपने डे टू डे सर्विसिंग का पार्ट बना दो, और इंस्पेक्शन जो है एज पर दी लॉ तुम पे कराना लाजमी है। हर 2 साल 3 साल बाद जाके, ये इतने किलोमीटर रोड पे गाड़ी चलने के बाद, या इतने फ्लाइंग आवर्स एयरक्राफ्ट का चलने के बाद, अगर वो लॉ के मुताबिक कंपल्सरी है जिसमें तुमने पूरी उसकी इंस्पेक्शन करानी होगी, तो सर वो जो भी खर्चा होगा मेजर इंस्पेक्शन पे उसको क्या करना पड़ेगा, बोलिए कैपिटलाइज। और जो भी नेक्स्ट इंस्पेक्शन तक की जो उसकी लाइफ होगी, 3 साल 4 साल 2 साल, उस पे उसको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिशिएट कराना पड़ेगा। हमारे पास इस काम के बाद अगला काम कौन सा है, एक्सचेंज ऑफ एसेट, और एक्सचेंज ऑफ एसेट के बाद फिर हम लोग कल ही की क्लास में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, और यहां से हमारी शुरू होती है अकाउंटिंग के सही वाले हालात, मामलात और कैलकुलेशन वाला एरिया। अल्लाह हाफिज़।